पहले तो अपन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो अपन ने कल डिस्कस किए थे पूरे के पूरे। हाँ हाँ, आपके रिवीजन के लिए एमसीक्यूज वगैरह के लिए काम आएंगे। तो हमने कल पहला पॉइंट पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, एमसीक्यूज वाले रूल बेस्ड नहीं होते। हाँ, इंड एस भी वही होते हैं। यहाँ इसको फिर वैसे ही लिखते हैं, ए एस एंड इंड एस। इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो अपन नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, बहुत जगह आपको शब्द मिलेगा प्रीवियस गैप। ठीक है, तो प्रीवियस गैप मतलब समझ जाना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात होगी। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे थे। मैं शब्द लिख रहा हूँ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब समझ जाना हम कंपनीज की बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी एग्जाम में कॉर्पोरेट वर्ड यूज होता है तो कंपनीज की बात। कॉर्पोरेट्स में एलएलपी भी मैं एक बार चेक करता हूँ। कंपनीज एलएल अच्छा नहीं नहीं, एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करता है एलएलपी को भी, ये बताया कौन सा। एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं, अगर एमसीए गवर्न करता है तो आप सही बोल रहे हैं, तो उनको भी इंडिया की एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, वो लॉ में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करेंगे, कंपनीज की, तो इनके लिए गाइडलाइंस कौन इशू करता है, क्या डिस्कस किया था हमने। कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज की बात हो रही है, भूल गए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ध्यान में रखिए। इन कंसल्टेशन विथ, ठीक है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे वर्ड्स याद हो जाएंगे। इन कंसल्टेशन विथ एनएफआरए। हाँ, नहीं नहीं, टाइम लगता है, ये सब टर्म्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको। नहीं, बस आपको इतना ही याद ध्यान में रखना है, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ एनएफआरए को यस बताता है, या आपके नोट्स में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, जब हम नॉन कॉर्पोरेट की बात करेंगे यानी अदर देन कंपनीज, तो इनके लिए इशू कौन करता है। नॉन कॉर्पोरेट अदर देन कंपनीज, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन करता है, आईसीए करता है। हार्डली कुछ। एमसीक्यूज ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 5-10 मार्क की थियरी आ भी गई तो थियरी आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से, पढ़ना आपको प्रैक्टिकल पोर्शन है। अरे नहीं नहीं, देखिए अकाउंट्स के अंदर में ना, अभी अपन, मैं एक पैटर्न बता देता हूँ। मैं जब आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंस्टीट्यूट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन गए तो आप ये केसेस को हैंडल कैसे करेंगे, आप उसकी तैयारी आपकी हो गई ना, तो ये सब चीज़ें आप बहुत इजीली अपने वर्ड्स में दे सकते हैं। है ना, अपन कभी भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे ये पूरा। ठीक, मतलब आई एम अज्यूमिंग यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि भैया सीधा रिपोर्ट कैसे बनाओगे आप, अपने को वो करना है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक लिख लिया आपने। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने के लिए जो कमेटी बनती है उसका नाम क्या है। हाँ कोई बात नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी। आपके लिए सारी टर्म नए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें एकदम से ध्यान में नहीं है। कोई भी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से पहले जो भी कमेटी रहेगी उसको अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलेंगे।
अब इसमें ASC भी आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, तो सिमिलर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। गैप 4 एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। कुछ ध्यान में है? कुछ भी ध्यान में हो चलेगा। एक रिपोर्टिंग है, प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ मैं। नहीं, आखिरी है डिस्क्लोजर, ठीक है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ड बोल सकते हैं, पर अपने को जो टर्म ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी डिस्क्लोजर, ठीक है। हाँ, चलिए, मैं एग्जैक्ट सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ। एक था रिकॉग्निशन और एक था मेजरमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये अपन लिखी सिर्फ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये अपन ने जो भी कुछ पढ़ा था। अब ये चीज़ें बहुत बार रिपीट होगी। अभी हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे, आज का फोकस फ्रेमवर्क है, तो उसमें भी ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, चलिए वापस से नोट्स पे आ जाता हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी ये पूरे के पूरे पॉइंट्स लिख दिए, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट वगैरह, डिस्क्लोजर। बेनिफिट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ये भी अपन लिख लेते हैं नोट्स में। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला तो था स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इन्होंने कुछ पैटर्न्स आपको दे दिए थे कि आप डेप्रीशिएट कर रहे हैं तो SLM या WDV इनमें से कर लीजिए, जैसे कि 6 मेथड्स बताए गए हैं उस तरह से। दूसरा होता है कंपेरेबिलिटी, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण बैलेंस शीट्स कंपेरेबल हो जाती है कंपनीज की। इसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स रहते हैं जिससे कि समझ में आए कि किया क्या गया है बैलेंस शीट के अंदर। चलो, चौथा नहीं है, बस 3 ही है। अब एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? 27। मुझे लगता नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन कभी आएगा। हाँ, नंबर्स के सवाल तो आपको बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अपन सब जब स्टडी करेंगे तब देख लेंगे, अभी तो चलते हैं। नाम आपको वैसे ही कंटेस्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। एप्लीकेबिलिटी ऑफ IFRS इन इंडिया, इसमें लिखेंगे वी हैव कॉन्वर्ज्ड टू IFRS एंड नॉट अडॉप्टेड। MCQ ऐसा आ सकता है कि हम लोगों ने IFRS अडॉप्ट किया या कॉन्वर्ज, अडॉप्ट, कॉन्वर्ज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, किसी भी तरह का कॉन्वर्ज्ड। हाँ, हमें जितना चाहिए था हमने उतना ही लिया। यूएस में यूएस गैप चल रहा है, चाइना ने भी अभी तक के एप्लीकेट नहीं किया है IFRS। हाँ, चाइना का थोड़ा कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, उसके कारण प्रॉब्लम उनका पूरा, उनका गैप है। वर्ड लैंग्वेज का फ़र्क है, इंग्लिश में आप उसको गैप ही बोलते हैं, चाइनीज़ गैप बोलते हैं हम लोग उसको वैसे। चलो, सो वी मूव अहेड। IASB के बारे में हम लोगों ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऐसे 2 पढ़ लिए थे। अब हम थोड़ा बहुत IFRS के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये क्यों लाया गया?
इसको लाने का प्राइमरी रीजन था ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण वर्ल्ड अराउंड आप कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री वाइज कंपैरिजन पॉसिबल है। सो ग्लोबलाइजेशन, सो कंपेरेबिलिटी, कंट्री वाइज कंपेरेबिलिटी पॉसिबल। ठीक। ये ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी के लिए जरूरी था। अब ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी किस तरह से, पहले तो हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। देखिए कुछ कंट्रीज में लीज्ड लैंड, पता है आपको, बहुत सारी जगह सरकार इंडस्ट्रियल एरियाज बोलते हैं लीज पे देती है। अब वो लीज का पीरियड डिफाइंड होता है, वैसे तो आपके हमारे घर भी लीज पे ही होते हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक जो प्रॉपर लीज के एंड में आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वैसे वाले लीज लैंड के। अपने घर तो रिन्यू होता है, इंडस्ट्रियल लैंड्स के अंदर रिन्यूअल कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ आपको जो पीरियड दिया गया वो पीरियड के बाद यू हैव टू रिटर्न। ऐसी जो ज़मीनें होती हैं, ऐसी ज़मीनें इंडिया में डिप्रीशिएट होती हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ डिप्रीशिएट नहीं होती है। अब लीज्ड लैंड की एक कंपनी इंडिया में बैठी हुई, लेट्स से एयरटेल, और एक कंपनी बैठी हुई, अभी हम लोग बात कर लेते हैं यूरोप के अंदर में, एलन मस्क की कंपनी है, मैं कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, पर वो जो टेस्ला वगैरह बनाती है उनकी वो एक प्राइमरी कंपनी, उसी के अंदर स्टारलिंक। स्टारलिंक, अब सपोज करो कि स्टारलिंक के अंदर में डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। आप एयरटेल को कंपेयर कर पाओगे क्या बैलेंस शीट वाइज, एसेट होल्डिंग वाइज, एयरटेल कंपेयर टू स्टारलिंक कर पाएंगे? यहाँ डिप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ नहीं हो रहा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब हाँ, बायस्ड हो जाएगा, अनबायस्ड नहीं, बायस्ड हो गया। हाँ, तो अपने को वो नहीं चाहिए। तो IFRS अगर वो भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी करेंगे डिप्रिशिएट, हम भी करेंगे डिप्रिशिएट। वैसे तो प्रिंसिपल बेस्ड है भाई, तुमको लगता है कि नहीं करना है उसके ऊपर है कहानी, वहाँ के गवर्नमेंट गवर्नेंस अलग है। मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि उनका और हमारा ना तरीका सेम होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं हम यूनिफॉर्म चल रहे हैं, तो दैट इज यूनिफॉर्मिटी। अगली एक बहुत बड़ी बात होती है, एक कंपनी जब कोई बिजनेस करती है तो क्या वो अपने इंटरनल पॉलिसीज लोगों को बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहेंगे? एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। बताना नहीं चाहेंगे पर बताना पड़ेगा। हाँ, अब ये जो आपने बात बोली, मैं बताना चाहेंगे, बताना नहीं चाहेंगे पर बताना पड़ेगा। पहली बात, कोई भी बताना नहीं चाहता, तो अगर आप उनके फ्री विल पे छोड़ दो तो बैलेंस शीट के अंदर में बहुत सारी चीजें बताएंगे ही नहीं, बोल देंगे कि हमको ये बताना कंपलसरी नहीं है। भाई अगर किसी से आपको पैसा रिकवर करना और 1 साल से रिकवर नहीं हुआ, ये मैनेजमेंट की इनकम्पिटेंसी बताता है। अगर कोई रूल ना हो तो वो तो बताया ही नहीं, पर रूल है कि आपको बताना पड़ता है कि कितने 90 दिन के अंदर रियलाइजेबल है और कितने 90 दिन के ऊपर। ऐसा एक पढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे 90 डेज का। करंट नॉन करंट तो 12 मंथ का कंसेप्ट है, एक रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन का, 90 डेज के अंदर के कितने रिसीवेबल है, 90 डेज के ऊपर के कितने रिसीवेबल है, एक इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये रूल ही ना हो तो बताया ही नहीं। अगर ये पता हो तो एक ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है किस तरीके से काम हो रहा है। IFRS ऐसी बहुत सारी बातों की ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स इसीलिए बहुत ज्यादा दिए गए। ठीक, अब ये ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट को समझने के लिए हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे रिलायंस की बैलेंस शीट देखेंगे। अब ये बैलेंस शीट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये लेटेस्ट है। अगर आप यहाँ पे ईयर देखेंगे 24-25 की बात हो रही है। ठीक, ये है 174 पेजेस की, पर एक्चुअली डबल हो जाता है क्योंकि आप जब देखेंगे तो एक पेज पे 2 साइड है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ा। बट ठीक है, हमको इसमें हर चीज़ से मतलब नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ेंगे इसमें। हम लोगों को जहाँ से मतलब है बैलेंस शीट, PNL वगैरह, हम वहाँ पे जाएंगे सीधा। बाकी इसमें बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब रिपोर्टिंग्स आती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे, ये इन्होंने बनाया बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट बन रही है अब ये इंड एस में बन रही है ना, इंड एस के अंदर में एक शेड्यूल 3 होता है, शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरी बैलेंस शीट। तो वैसे ये पूरा का पूरा उन्होंने बैलेंस शीट बनाया, फिगर्स इन क्रोर्स। इतनी बड़ी कंपनी में तो आपको सब करोड़ में मिल जाएगा। ठीक, अब ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ये आया स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जो हम सिर्फ इंड एस में देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप नहीं पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि आप रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल बनाओ, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान में होगा, कौन सा स्टैंडर्ड नंबर था, अंदाजा पूछ लो। हाँ, ये था थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसको गवर्न करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी हो अपन उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक। अब वैसे आपके इसमें चार्ट है, हम आगे देखेंगे, अगर एमसीक्यूज के अंदर ऐसे सवाल रहे तो फिर अपन वो भी पढ़ेंगे, नहीं तो क्या वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें नंबर अलग उसमें नंबर अलग, अपन याद करने में एग्जाम में गड़बड़ कर दे, वो नहीं होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, आप जब किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, हो सकता है आपका आंसर सही हो पर आपने स्टैंडर्ड नंबर गलत लिखा है, आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर में 0 मार्क्स मिलेंगे। भले ही पूरा आंसर सही होगा, स्टैंडर्ड नंबर गलत है, वो लोग सीधा 0 दे देंगे। या तो स्टैंडर्ड नंबर लिखना ही नहीं, याद नहीं है तो अपने को ऐसे याद हो जाएंगे, बाई चांस कंफ्यूजन है, लिखना ही नहीं स्टैंडर्ड, मार्क्स कटेंगे, एक आध मार्क कटेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक आध मार्क कटेगा, पर आपने गलत स्टैंडर्ड नंबर लिख दिया तो 0, भले ही पूरा आंसर सही है, वो पढ़ेंगे भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका। चलिए, अब इनकी अगर आप यहाँ पे जनरल, बस एक आपको टीम बता रहा हूँ पूरी की पूरी, आप अगर देखेंगे तो ये बिग 4 बोलते हैं, उनमें ये इन लोगों के सीए हो जाते हैं, पर उतने में ही काम नहीं हो रहा है, शाहचारियन एलएलपी ये भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जनरली इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर में सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क नहीं होता, और ये भी सिर्फ कंसोलिडेटर्स होंगे, एक्चुअल बैलेंस शीट इंडिविजुअल कंपनीज की बनाने वाले कोई और ही होंगे ऐसे। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन नोट है जिसके अंदर में आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताया गया है, ये वर्ड हमको सीखना है, मटेरियल और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज, ये दोनों भी हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में, और आज फ्रेमवर्क भी इसी पे फोकस करेगा, ठीक है। मटेरियल क्या होता है और अकाउंटिंग पॉलिसीज से हम एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज है, जैसे कि करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने कैसे दिखाया, इसे गवर्न करेगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। लीजेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लीज हमने दिखाई है क्या, यहाँ हम लीज के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो इंड एएस के हिसाब से, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर है आपका जिसमें हम गुडविल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपका उसमें आ गया, प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट्स, ठीक है। ये टैक्सेस का वर्ड्स है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, दोनों भी हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे 22, मेरे को ध्यान में, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे यार। ये गाइडेंस नोट है, शेयर बेस्ड पेमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद गाइडेंस नोट्स भी होते हैं, अगर ये आपको एप्लीकेबल है तो ये पढ़ेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग गाइडेंस नोट है, बहुत मजा आता है, ये एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, इसका हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा, हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर में। हाँ नहीं, ये इसमें चलिए ठीक है, उस बारे में बाद में ही बात करेंगे, अभी बात करके मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम लोग कल देख रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की रेवेन्यू किस तरीके से ये कंपनी अपनी रेवेन्यू दिखाती है उसकी बात कर रही है, बोल सकते हैं आप। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हमने जो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा वो, आप इसे डिटेल में नहीं पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन सीए फाइनल, और क्या बोलूँ, आपकी प्रैक्टिस के अंदर में आपको जो सबसे ज़्यादा फीस मिलती है उसे भी एक स्टैंडर्ड के कारण, तो बहुत डिटेल्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, आप इसका बहुत एक छोटा सा पार्ट पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में। चलो, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जनरली ऐसे शेड्यूल्स आपने देखे होंगे, ये बता रहा है आपने एसेट कितने में खरीदा, हम वर्ड यूज करेंगे ग्लॉस ब्लॉक, आपने उसको कितना डिप्रिशिएट किया आज तक और इस साल कितना किया डिप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक यानी फाइनली उसके बाद ये कितने में दिख रहा है। दिस इज एज पर, मैं अभी लिख रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज गिवन बाय एमसीए एज पर डेप्रिसिएशन रेट्स प्रोवाइडेड बाय एमसीए, इसका और इनकम टैक्स के अंदर में दिए हुए रेट ऑल टुगेदर अलग है, इसके कारण आपकी बुक्स में एसेट की जो वैल्यू दिख रही है और इनकम टैक्स के हिसाब से जो एसेट की वैल्यू है ये अलग अलग आती है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें, पर हमें समझना जरूरी है, बैलेंस शीट में हमको जो दिख रहा है इनकम टैक्स वाली वैल्यू नहीं है, बस ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके, ठीक है। चलो और देखते हैं,
तो अगर आप देख रहे हैं तो अपन ने अभी तक के करीब करीब 5-7 पेजेस देख लिए, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही चल रहे हैं, ये भी पूरे के पूरे वही चल रहे हैं, पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आपके डिस्क्लोजर्स, हम लोग बोल रहे थे डिस्क्लोजर्स की बात होती है, ये सब डिस्क्लोजर्स है आपके कि हाँ बिल्डिंग के अंदर में क्या है, कैपिटल, ये सब वो लिखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि ये डिस्क्लोजर्स देना है आपको। कौन से एसेट्स है जो वर्क इन प्रोग्रेस में, कितना पैसा लगा अभी तक, इस बार कितना लगा, इस सब के डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बताए इसमें। आपके इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में नॉन करंट कितने, करंट कितने, नॉन करंट में भी शेयर्स वाले कितने, डेट वाले कितने, सब अलग अलग बताओ। शेयर्स में भी इक्विटी अलग, प्रेफरेंस अलग, लिस्टेड अलग, अनलिस्टेड अलग, ये सब बाइफर्केशन की बात हो रही है यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर्स डाले, डिबेंचर्स अलग से दिखा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दूसरे कंपनीज के, डिबेंचर्स दूसरे कंपनीज के, रिलेटेड पार्टी नॉन रिलेटेड पार्टी अलग अलग, ये वैसे स्प्लिट होता है। अच्छा, ये यहाँ पे एक आखिरी वर्ड था अनलिस्टेड, अनकोटेड, अनकोटेड यानी जो लिस्टेड नहीं है, जिनके प्राइसेस इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कॉस्ट वाला कंसेप्ट अभी आपके लिए काम करना है। अगर आप ये देखेंगे तो ये देखो, ये लिस्ट है पूरी, इन्होंने कितने सारे तो इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, आपकी लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, क्रोर्स में ये अमाउंट चलती रहेगी इनकी, ये लिस्ट ही खत्म नहीं होती इन्वेस्टमेंट्स, ये चल ही रहा है यहाँ तक के। ये भी वही है, इन्वेस्टमेंट्स ही है, ये भी इन्वेस्टमेंट्स है। अरे बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इनफैक्ट ये तो सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है आप जो देख रहे हो, इनके अंदर कम से कम इनकी, नहीं तो भी मैं मिनिमम बोलूँ तो 500 से 600 कंपनीज होगी, वो हर कंपनी का एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अलग सीए ऑडिट कर रहा होगा, फिर वो पूरे के पूरे एक साथ उठा के एक बंदा वो एक बैलेंस शीट के अंदर में लेके आएगा। जब कंसोलिडेशन आप एंड में पढ़ेंगे, हम सबसे एंड में कंसोलिडेशन उठाएंगे, मेहनत का काम है, बहुत मजे का काम। अब वो डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है उस फील्ड में, जैसे मुझे बहुत मजा आता है तो मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, मेरा काम ही इंडिया इम्प्लीमेंटेशन वैसे। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कुछ, ये एक आपका डिस्क्लोजर होता है जो हम लोग जब शेड्यूल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनके अलावा और कोई फाइनेंशियल एसेट्स है क्या, आप अलग से बता दीजिए इन्वेस्टमेंट्स के अलावा। वो पूरे के पूरे यहाँ पे आते हैं, इनमें जनरली आते हैं आपने कोई डिपॉजिट्स दिए हैं क्या, डिपॉजिट कैन बी टू रिलेटेड पार्टी टू अदर्स, ये ट्रांसपेरेंसी आप अलग अलग बता रहे हो कि भैया रिलेटिव पार्टी को इतना दिया है, अदर्स को इतना दी के रखा है, ये अदर्स डिपॉजिट यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल एडवांसेस, फिक्स एसेट खरीदने के लिए कुछ दिए हुए हैं क्या, उसके अलावा भी कोई एडवांसेस दिए हुए हैं, जैसे एम्प्लॉइज को एडवांसेस दिए हुए हो सकते हैं, वो सारे के सारे। टैक्सेस के डिस्क्लोजर है, इस बार टैक्स कितना भरा, क्या भरा। इन्वेंट्री हम पढ़ेंगे इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर। इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इतनी चीज़ें आती है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इन सब में से तो कुछ आया ही नहीं, सीधा स्टॉक इन ट्रेड। और इसके अलावा मशीन को स्पेयर पार्ट्स लगते हैं तो वो सब आपके पास कितने पड़े हैं, स्टोरेज। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ये 5 टुकड़ों में बढ़ता है, ठीक है। क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ आपको, वर्ड समझा रहा हूँ कि देखो ये ट्रांसपेरेंसी है, ये डिस्क्लोजर है। अभी इन्वेस्टमेंट्स की तो बात हो गई थी। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी यहाँ पे डेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए एज सच आपको कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। 15,600 करोड़ कंपेयर टू अदर, ये करंट एसेट है ना। अब अगर आपको लग रहा है ये कम है, मान लेते हैं, तो क्या लगता है आपको, ये अच्छी बात है या खराब बात? अच्छी बात है। ये अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं तो आपके ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एनालिसिस वाइज, क्योंकि उसमें आप यही सब पढ़ेंगे कि डेटर कम होना अच्छा है कि खराब है। लिक्विडिटी ज़्यादा है डेटर्स। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स की एजिंग मैं आपको बता रहा था 90 डेज के अंदर, 90 डेज के बाद लेस देन 6 मंथ्स कितने हैं, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, ये पूरा का पूरा इस तरह से ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। और ऐसे अमाउंट जो ड्यू है ही नहीं, रिसीवेबल तो है पर ड्यू नहीं है, ऐसे भी कभी कभी होते हैं जिसका एक कंडीशनल, नहीं 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 नहीं, वो मिल गया तो मिल गया, क्या होता है वो हो गया प्रोविजनल बैड डेट्स, उसकी बात नहीं हो रही है। कभी कभी कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो हमको रिसीव तो करना है पर अभी उसकी ना कोई ड्यू डेट आई है ना कुछ आया है, या उसका एक कोई कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती है, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप कि भैया हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने काम कर लिया, पर वो काम की, जैसे आप हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ेंगे AS7, हम उसमें पढ़ेंगे आपने काम कर दिया, उसके बाद आर्किटेक्ट एक रिपोर्ट देता है सामने वाले को कि हाँ काम हो गया, उसके बाद वो ड्यू होता है। तो रिसीवेबल तो है पर ड्यू नहीं हुआ क्योंकि सामने वाले ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। हाँ, डिस्प्यूट नहीं है किसी तरह का, ये मिलेगा ही मिलेगा, पर इसको ड्यू डेट नहीं आई है इसकी,
सामने वाले से अभी तक की ड्यू डेट नहीं है वैसे। डिस्प्यूटेड बैड डेट्स हो गया, ये डिस्प्यूटेड यहाँ चल रहा है। ठीक, चलो तो ये प्रीवियस ईयर के होंगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों के चार्ट बना के देने पड़ते हैं। कुछ भी नहीं है, और कुछ होगा तो प्रोविजंस में उन्होंने अलग से लिखा होगा, वो आपको आगे डिस्क्लोजर्स में मिलेगा प्रोविजंस वगैरह के अंदर। मैं इसे थोड़ा आपके एम्प्लॉय बेनिफिट का जो चार्ट है वहाँ तक के ले जाऊँगा। ये शेयर कैपिटल वगैरह सब आ गया, शेयर्स के अंदर में इनके मैक्स हाईएस्ट शेयर होल्डिंग किन लोगों के पास है वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स आते हैं। ठीक है, इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। फिर ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस, अदर इक्विटी कहीं भी लिखा है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रही है। बोरोइंग्स, इनमें सिक्योर्ड कितने, अनसिक्योर्ड कितने, ये आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी की सारी बातें भी, हमने सिक्योर्ड इतना लिया, अनसिक्योर्ड इतना लिया, उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी पूरा का पूरा चार्ट बन रहा है। तो ये सब आप बनाते हैं, ये पूरे के पूरे सीए बनाता है ये सारे के सारे चार्ट्स। तो इन्फॉर्मेशन कंपनी से निकालना पड़ता है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन टैक्सेस ऑफ इनकम, उस पर प्रोविजंस। अब इसके बाद में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड्स आ गए, क्या रेवेन्यू में जाएगा, क्या अदर इनकम में जाएगा। फिर ये उनसे रिलेटेड नोट्स, एक मैं आपको नोट आखिरी बता देता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट के। देखिए रिलेटेड पार्टीज़, कितनी इस कंपनीज के रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी के साथ आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया। हमने कल पढ़ा था डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड होता है रिलेटेड पार्टी का, ये रिलेटेड पार्टीज के साथ आपने कितने कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस किए, ये पूरा का पूरा उसके अंदर में आ गया। ठीक, ये सब पूरे फाइनल अकाउंट्स ही है, ये फाइनल अकाउंट्स तो मतलब अभी तक कुछ भी नहीं था फाइनल अकाउंट्स, ये सब आप बनाओगे आगे जाके, बहुत ट्रिकी काम है। और अब आप सोचो आपके पास मार्च से लेकर सितंबर तक का टाइम रहता है, उसमें से भी एक कंपनी नहीं है ऐसी, कम से कम हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलाएं तो 20 एक कंपनीज आप कर सकते हैं, तो ऐसे 20 कंपनीज से आपको प्रिपेयर करना है, तो टाइम बाउंड भी है, दोनों ही बातें हैं। सिलेबस भी है, मैं प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि टाइम बाउंड भी, इतना बनाना भी है और इतने ही दिनों के अंदर अंदर बनाना है। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में तो बहुत इसका मिनिएचर वर्जन आएगा, इतने बड़े तो आप बना ही नहीं पाओगे, एग्जाम का आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा इतना तो आप बनाएंगे तो नहीं। मैं तैयारी इसके हिसाब से कराऊंगा, एग्जाम आपको बहुत बेसिक चीज़ों पर रहेगा। मैं बस एक आखिरी आपको इसका नोट दिखा देता हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट का, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, एग्जाम में इतना नहीं बनाना है बेटा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो बनाना ही है ना। इंटरेस्टिंग काफी है, पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करके प्रैक्टिकलिटी में जाओगे, आप देखोगे यार ये सब तो पढ़ाया ही नहीं, आप उस पर आ जाओगे, तो तैयारी इसकी करो। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, समझ गया मैं आपका पॉइंट, समझ गया। मेरे को लग रहा है मेरा पीछे छूट गया वो चार्ट एम्प्लॉय बेनिफिट का, चलो कोई नहीं, एक पेज का पूरा चार्ट था, कोई बात नहीं, अभी अपन उसके पीछे टाइम नहीं लगाता। तो ये सारी की सारी बातें हो रही है यहाँ पे कि आईएफआरएस क्यों चाहिए, इतना डिटेल डिस्क्लोजर रहेगा तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। और अगर ये सब रहेगा, ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंपेरेबिलिटी हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे भी लिख देते हैं, कंपेरेबिलिटी रहेगी, तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे क्योंकि आपने डिस्क्लोजर्स अच्छे से किए। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं आईएफआरएस की थोड़ी डिटेल में। जब पहली बार आईएफआरएस आया तो उन्होंने जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे, कुछ नाम देना पड़ता है, उनको नाम दिए गए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, ऐसा चलता रहा। अब क्या होता है, जब आप पहली बार स्टैंडर्ड्स लिख देते हैं, लोग जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो कुछ सवाल उठते हैं, अरे यार बोले ये चीज़ को किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ऐसे में इंडिया में दिए गए गाइडेंस नोट्स, कोई स्पेसिफिक इशू आया तो उसके लिए क्या इशू किया गया, गाइडेंस नोट। वैसे उन्होंने वहां पे जो उसको इशू किया उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी गाइडेंस। ये
SICs, ठीक। अरे यार स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी के गाइडेंस। फर्क ये है कि इंडिया में ना गाइडेंस नोट कंपलसरी नहीं है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, आपकी इच्छा, हमने प्रोवाइड कर दिया। वहाँ कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे समय निकला इनको ये समझ में आया कि नहीं अब स्टैंडर्ड्स को ही ऑल टुगेदर नए रिवाइज लिखने की जरूरत है, यानी पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है, सिर्फ गाइडेंस देने से काम नहीं होगा। तो जो लेटेस्ट सीरीज ऑफ गाइड स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनके नंबर है IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, उस तरह से। और इनमें भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी इम्प्लीमेंटेशन के समय, तो उनको बोला गया IFRIC, IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है IFRS इशूड बाय इंस्टीट्यूट by IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IAS इशूड बाय IASC, एक IFRS एक IAS, हमने दो देखे। IFRS इशूड बाय IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरप्रिटेशन कमेटी IC, उसके ऊपर IFRIC इस तरीके से बनाओ, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन इशूड बाय IAS इशूड बाय SIC। तो हमने ये चार्ट लिखे कि आपको टोटल 4 चीजें IFRS में देखने के लिए मिली, ठीक, समझ गए। इंडिया में क्या किया गया, ये हो गया ग्लोबल। इंडिया में क्योंकि हमने कॉन्वर्ज किया तो हमने इनको क्या बोला कि ठीक है आपका जो भी IAS का नंबर है हम नंबर सेम रखेंगे, पर हम नाम बदल देते हैं क्योंकि हमने कॉन्वर्ज किया। तो हमने नाम दे दिया इनको इंडियन अकाउंटिंग। तो जो भी IAS चले वो थे इंडियन, IAS 1 इज Ind AS 1, IAS 2 इज Ind AS 2, समझ गए। SICs को हमने डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ एनेक्चर्स। इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एंड में आपको एनेक्चर्स दिखे। एनेक्चर यानी बस एडिशंस किए हमने, आपने स्टैंडर्ड लिया, एंड में आपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, जो वहां SIC बोलते हैं हम उनको एनेक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। IFRS को हमने क्या किया, Ind AS 1 नॉट के आगे लगा दिया। IFRS 1 इज Ind AS 101 इंडिया, वहां IFRS 1 बोलते हैं हम 101 बोलते हैं, वो IFRS 2 बोलते हैं हम 102 बोलते हैं, ताकि नाम सेम रहे। अभी कौन इतनी मेहनत करेगा कि उनके IFRS को हम Ind FRS नाम दें, कोई सेंस नहीं था। और उनके जो IFRICs थे वो इनके पीछे के बन गए एनेक्चर्स, IFRS के आगे के एनेक्चर्स, ठीक, यहां तक समझ गए। चलो इतना लिख लीजिए। अभी हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट से समझ जाएगा। IFRS ऊपर का लिख लिया था ना, ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, बस उसके नीचे IFRS जो है वो IFRS 4 प्रकार के होते हैं, IAS, SIC, IFRS, IFRIC। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस, हाँ SIC गाइडेंस। ठीक है, बड़े जी लिख लीजिए। चलो मैं आपको नंबर्स दिखा देता हूँ, फिर बाकी की बातें करेंगे। ये रहा, तो उनका IFRS 1, ठीक है, सेकेंड कॉलम अपना क्या है, Ind AS 101, नाम क्या है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग। उनका IFRS 2 अपना 102, उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस दिए तो हमने उसमें गाइडेंस नोट में ऐड कर दिया। अब जो फोर्थ कॉलम आप देख रहे हैं वो आपको बता रहा है हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कुछ है क्या AS में, तो बोल रहे हैं कि IFRS 2 इज शेयर बेस्ड पेमेंट, हमने उसका गाइडेंस नोट दिया है, वो उन्होंने वहां पे लिखा है। उनका IFRS 3 इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, हम बोलते हैं उसको AS 14 अमेलगमेशन नाम से हमारे पास उसका अकाउंटिंग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। IAS 1 हम बोलते हैं Ind AS 1, हमारा प्रीवियस गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर AS 1, ठीक है।
अब अगर हम देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उनका IAS 7, हमारा इंड AS 7 और प्रीवियस में AS 3, यहाँ नंबर्स में डिफरेंस आते हैं। मैं इसीलिए चाहता नहीं कि अपन इंड AS बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा नंबर्स का, अरे बोले 7 है या 3 है। हाँ फाइनल में कीजिएगा, बाई चांस MCQ आ जाए वो अपन देखेंगे MCQ है क्या, अपन देख लेंगे पहले है भी क्या। हाँ क्योंकि आपके सिलेबस में तो है, पर मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नंबर का कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों। ठीक है, फिर भी देख लेंगे, अपने को कोई क्वेश्चन दिखा तो फिर अपन ये भी चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी अपन इस चार्ट पे फोकस नहीं कर रहे। मेरे को आपको एक वो भी देख लेता हूँ, SICs अलग से लिखे हैं क्या, नहीं SICs नहीं लिखे। ठीक, अब आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया में एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से आई, क्योंकि आप लोगों को इसका चार्ट दिया हुआ है, इसीलिए अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया था, ये हमने कन्वर्जेंस की बात कर दी थी, अडॉप्शन और कन्वर्जेंस क्या होता है। रोड मैप ये रहा, यही है रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब देखा जाए ना तो ये रोड मैप कुछ काम का नहीं है, फाइनल जो कंक्लूजन है अपने को उस पर फोकस करना चाहिए है, इसलिए अपन पूरा डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था मोदी जी आए थे, मोदी जी ने ग्लोबली गए कि इंडिया में इन्वेस्ट मेक इन इंडिया, पीपल वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, फाइनली उन्होंने मीटिंग लिया कि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बोला आपके यहाँ IFRS नहीं है, हम नहीं करेंगे। ही केम इन इंडिया एंड सेड नहीं IFRS इंप्लीमेंट करो, इतना फास्ट पॉसिबल नहीं था, तो जेटली जी ने कंपलसरी किया, CA लोगों को बोला नहीं तुमको करना पड़ेगा, थोड़ा उन्होंने रिलक्टेंस दिखाया तो उन्होंने बोला ठीक है हम CSCWA को भी पावर दे रहे, तो वो लोग बोले नहीं भैया ठीक है हम करते हैं, मतलब डंडा मारा अपने ऊपर, और एक टाइमलाइन डिफाइन हुआ। टाइमलाइन का फेज 1 की बात हो रही है उन लोगों की जो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, मतलब बैंकिंग की बात नहीं हो रही, अदर देन बैंकिंग जो भी लोग थे। 1 अप्रैल 15 उन्होंने बोला कोई वॉलंटरली अडॉप्ट करना चाहता है इंड AS, IFRS नहीं, अडॉप्ट करना चाहता है इंड AS, कर लो भैया, 2015 हम आपको वॉलंटरी दे रहे हैं, पर 1 अप्रैल 16 से इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज। अगर आप लिस्टेड हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, आज हम यानी आप 2 स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, पूरे इंडिया में करीब 21 या 22 स्टॉक एक्सचेंजेस है, कलकत्ता का भी स्टॉक एक्सचेंज। इफ यू आर लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज वो जो सेबी के गवर्नेंस के अंदर में आता है, तो आपको इंड AS कंपलसरी, पहला। ठीक, अगर आपका नेटवर्थ यानी अपन शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मिला के बोल रहे हैं 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़, तो आपको 1 अप्रैल 16 से इंप्लीमेंट करना कंपलसरी। कौन सी बैलेंस शीट की बात हो रही है यहाँ पे, आप इनकम टैक्स में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, यहाँ 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 की बात हो रही है, 31 मार्च 16 की बात नहीं हो रही, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 वाली जो बैलेंस शीट है, 1 साल हो गया, 12 महीने हो रहे हैं, ये 12 महीने की बात। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट ऐसा अप्रैल टू मार्च क्यों चल रहा है, ये आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब 500 करोड़ या उससे ऊपर की बात किसकी हो रही है, वो कंपनीज जो अनलिस्टेड है। ठीक है, लिस्टेड इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्क, ये मेरे को लग रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। 500 करोड़ का कंडीशन लिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं था जितना मेरे को याद है। चलो ठीक है, अब यहाँ लिखा है तो अभी अपन मान लेते हैं क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है, अभी अपन लेके चलते हैं जैसा आपके मॉड्यूल के अंदर में, हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर आपका 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है, ठीक है, उसकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी, ये वर्ड्स अभी आपको नहीं समझेंगे, जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तब इस पर वापस आ जाएंगे। लॉ में था, ये कंपनी की पेरेंट कंपनी, ये कंपनी की नीचे कोई कंपनी है, हाँ ठीक है, अपने को इनकी बैलेंस शीट ही बनाना है, तो जब बनाओगे तो वैसे ही समझ जाओगे। ठीक है, अब फेज 2 आया 1 अप्रैल 17 से, जिसमें इन्होंने बोला सारी लिस्टेड कंपनीज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अदर देन एसएमई एक्सचेंज, आप एसएमई के शेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको नहीं लगाना इंड AS, इनके अलावा सभी को इंड AS एप्लीकेबल, सारी लिस्टेड कंपनीज अदर देन एसएमईज। ठीक, हर वो कंपनी जिसका 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है, 250 करोड़ या 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ है, उनको भी इंड AS लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, क्योंकि मोर देन 500 करोड़ तो फेज 1 में कवर कर दिया ना।
हाँ, तो उन्होंने बोला भाई 250 करोड़ के ऊपर या 500 करोड़ के नीचे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकियों को तो हमने ऊपर कवर कर दिया। तो उनका ये कहना था, उनकी पेरेंट सब्सिडियरी एसोसिएट। अब इसके बाद कहानी गई फाइनेंशियल सेक्टर्स पे। हम फाइनेंशियल सेक्टर्स पे बाद में आएंगे। अब ये डेट है 2017, अभी चल रहा है 2025। ये टाइमलाइन ऐसा कुछ काम का नहीं है। आपके लिए काम का क्या है? एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस, तो पहला ऑल लिस्टेड कंपनीज या टू बी लिस्टेड कंपनीज। इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये वर्ड्स यहां पे दिए हुए हैं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अदर देन एसएमई। एसएमई का आज भी है? आज भी। इन सबको इंडेस लगाना पड़ेगा। अदर्स, या अदर्स नहीं लिखता, अनलिस्टेड ही लिखता हूं। अनलिस्टेड नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 करोड़। पेरेंट, एसोसिएट, जेवी, जेओ, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर, सब आता है। सब्सिडियरी भी एक एस और ऐड करता हूँ। हमारे लिए ये जरूरी है कि इन सब लोगों को इंडिया से एप्लीकेबल, पेरेंट, एसोसिएट, जेवी क्या होता है? जॉइंट वेंचर, जेओ जॉइंट ऑपरेशन, एस सब्सिडियरी। ठीक है, अभी इन सब में फाइनेंशियल कंपनीज नहीं थी। इनके लिए दूसरा रोड मैप शुरू किया इन्होंने। फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरर्स, इंश्योरर्स आर कवर्ड बाय आईआरईडीए करके एक बॉडी है इंडिया में, वो लोग कवर करते हैं। इन सब लोगों की एप्लीकेबिलिटी कब से आ रही थी? 2018, 2019 पर। अच्छा, इनको वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड नहीं था, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एक वर्ड बहुत जरूरी है। वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड ही नहीं था इनको। उनकी इच्छा, स्वेच्छा उनको करना है, नहीं कर सकते तुम। हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं कर सकते। हाँ, अदर देन एनबीएफसीज कर सकती थी, एसएमईज भी कर सकती थी वॉलंटरली, सभी को अलाउड था ना। पर अदर देन एनबीएफसीज कम बैंक्स, आप बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो तो उनको अलाउड नहीं है वॉलंटरी। बाकी सबको अलाउड है, वॉलंटरी करना है तो करो। ठीक है, पर इसके बाद में इनका एक ये आया था सर्कुलर, ये यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर में सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। आरबीआई थ्रू इट्स नोटिफिकेशन 22 मार्च 2019 deferred the India's implementation till further notice। जो नोटिस नहीं आया, यानी अभी तक की एप्लीकेबिलिटी पेंडिंग है। ठीक, और वैसे ही हम जब आईआरईडीए की बात करते हैं, आईआरईडीए आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूं, वाइड सर्कुलर डेटेड 21 मार्च 2020 डेफर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज इन इंश्योरेंस सेक्टर टिल फर्दर नोटिस। तो इनकी गाइडेंस दी हुई है डेट्स की, पर ये डेट्स कभी एप्लीकेबल हुई नहीं। तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको बस वो वॉलंटरी वाला पॉइंट पढ़ना है कि वॉलंटरी वाला इसको एप्लीकेबल है, नहीं कर सकते। वॉलंटरी अडॉप्शन allowed to all other than NBFC, scheduled commercial banks, insurance sector। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये जितने भी आप एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स।
ठीक है। चलो, तो अब ये सब चीज़ें इसके अलावा पढ़ के मतलब नहीं है, ये डेट्स वगैरह। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर में रोड मैप वगैरह सब कुछ हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, फ्रेमवर्क एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बैलेंस फॉर्मेट देखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं, इसके अंदर में आप बस पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से पहले हमने क्या सोचा। एक फॉर्मेट देखिए क्या होता है, जब आप कोई मूवी भी देखते हैं तो एक मूवी के पीछे का एक प्लॉट होता है। अभी अपन कंतारा मूवी बोल रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं कि हाँ एक वो पूरा का पूरा उनके विलेज के अंदर में पूरा का पूरा प्लॉट है। चलिए अपन कंतारा की बात नहीं, आपने कोई मूवी देखी है इसके बारे में? चलो अपन इन जनरल बात करते हैं, मार्वल। तो मार्वल इज ऑल अबाउट सुपर हीरोज जो अमेरिका को सेव या वर्ल्ड को सेव करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लॉट बना दिया कि हाँ हम इस सिनॉप्सिस से बाहर नहीं जा रहे, हम इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहे, और हमारे हिसाब से यही सुपर हीरोज है जो इस पूरी की पूरी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपने एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाया गया, बनाना था, तो ये तो बात ऑब्वियस है कि सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने बात किया था अबाउट दिस फ्यूनरल मैनेजमेंट, ये कवर नहीं हुआ। तो पर उनको गाइडेंस तो चाहिए, हाँ ठीक है हम करें कैसे। चलो आपने एक हमको स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दिया, जनरल तो दीजिए। तो हम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसका बेस क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, वो ये है। बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनता है कि बिल्डिंग तो ऐसी ही बनेगी, उसके बेसिस पे आप फिर ड्राफ्ट। सब ये कहते हैं ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं, हाँ ड्राफ्ट बोल सकते हैं, ये वही है। ड्राफ्ट तो खैर आगे की कहानी होगी, ब्लूप्रिंट सबसे पहले तो ये वो है। ठीक। अब इसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बेसिक बात की जो आप लोग जानते हैं, खैर हम लोग वहां तक के बाद में आते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ये हम किसको किस दायरे के अंदर अंदर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये हमारा दायरा है कि हम जो भी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख रहे हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बस इन्हीं को गवर्न करेंगे, इनके अलावा और कोई चीज़ को गवर्न नहीं करेंगे। पहले ये इन्होंने क्लियर किया, हम बस इन 4 चीज़ों के बारे में बात करें, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किसको है, सिर्फ ये 4 चीज़ों को एप्लीकेबल। मैं इस चैप्टर में देखूंगा। नहीं नहीं, इसी के अंदर कंटिन्यू कीजिए जब तक अपना ये थियरी चल रहा है। फ्रेमवर्क तक अपन एक ही चैप्टर कंटिन्यू करें, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेमवर्क अपन एक ही मान रहे हैं। ठीक है। उसका ऊपर वाले चैप्टर से हाँ उसके बाद से इंडे सीधा AS1 शुरू हो जाएगा, वहां से अपन अलग आज कर देंगे। मतलब एक दो दिन में फिर खत्म हो जाएगी। आज तो फ्रेमवर्क ही चलेगा, तो फ्रेमवर्क की बात तो अभी कंटिन्यूएशन में ही लिखिए आप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स restricted to balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to accounts। अगर आप फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझ गए तो कभी कभी मुझे लगता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क से ही बहुत कुछ समझ जाएगा। फ्रेमवर्क एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, सब गवर्न कर देगा। ठीक है। हम फ्रेमवर्क किसके लिए बना रहे हैं, इसको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों की बात की है कि हाँ इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, हर वो इंसान जो कंपनी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, हम उनको दायरे में रख के, उनको दिमाग में रख के हम लोग ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टर का तो समझ में आता है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसीलिए उसको दिमाग में रखा गया है। एम्प्लॉई की क्या जरूरत है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, भाई कंपनी अच्छी है तो हम कंटिन्यू करते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं। बीच में ना क्या हुआ था, एक जेट एयरवेज नाम सुना होगा, जेट एयरवेज ना एकदम से बंद हुई थी, और जैसे ही बंद हुई एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, उनकी इनफैक्ट सैलरी अरियर्स पे थी जो उनको मिला ही नहीं। तो लड़ते रहे, अभी भी लड़ रहे हैं, पर नहीं मिला वो पैसा। अभी तक नहीं मिला। क्या मिलेगा, कंपनी बंद होगी, इंसॉल्वेंट होगी, पैसा नहीं है, क्या पैसे देंगे। तब ठीक है कुछ मिला कुछ नहीं मिला, वो बहुत डिटेल डिस्कशन का मुद्दा नहीं है अभी एक आध हमारा। साल की छुट्टी होगी। 6 महीने का जो मुझे ध्यान में, पर ठीक है बोल सकते हैं हम लोग। अगर एम्प्लॉय ने बैलेंस शीट्स पहले से देखी होती, समझा होता, तो शायद कंटिन्यू भी नहीं करता, दूसरी कंपनी में जा चुका होता। कंपटीशन वगैरह अलग कहानी है, पर एम्प्लॉय को समझ के लिए कि हाँ क्या हालत है कंपनी की, बैलेंस शीट उसको भी दिमाग में रख के बनाई जाती है। ठीक है। दूसरा, जब आप बोनस एक्ट की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट रिलेटेड होता है, लॉ में पढ़ेंगे आप कि भाई प्रॉफिट का एक हिस्सा एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट पता कैसे चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलेगा।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए एम्प्लॉय को दिमाग में रखना चाहिए। लेंडर ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की हालत क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लायर और क्रेडिटर को क्या फर्क पड़ता है? तो कस्टमर पोटेंशियल, अगर उसको दिख रहा है हाथ से निकल रहा है मेरे, तो कुछ बैकअप करेगा। हाँ, दो बातें आती है, एक तो पोटेंशियल की उसको दिख रहा है, दूसरा और कौन इसको दे रहा है, दूसरा मैं इसको क्रेडिट कितना दूँ कि भाई अगर दिख रहा है कि हालत ख़राब है, हैंड टू माउथ चल रहा है। जैसे आज की डेट में हम अगेन एयरवेज की एक कंपनी की बात करते हैं, मैं थोड़ा स्पाइस जेट को कैश पे ही फ्यूल मिलता है, क्रेडिट पे नहीं मिलता। उनकी हालत ख़राब है तो जो फ्यूल कंपनी से वो बोलती है पैसा दे रहे हो अभी तो हम भरेंगे, नहीं तो हम नहीं भरेंगे। तो इसलिए बहुत बार उनकी फ्लाइट्स कैंसिल होती रहती, यही रीजन। तो ये उनको बैलेंस शीट देख के ही समझा होगा, नहीं तो क्या से समझेगा आप। वोडाफोन की भी काफ़ी हद तक की हालत यही है, क्रेडिट बहुत रेयरली मिलता है वोडाफोन। ठीक है, आपके कस्टमर्स, उनसे तो आपको पैसा लेना है, तो कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है? सोचिए देखो ना, मैं तो, आप सोच के देखो, बाकी तो मेरे को तो आंसर देना ही है आपको। आप थोड़ा सोच के देखो तो फिर बाद में अपन आंसर देंगे। अगर वो उस कंपनी के ग्रुप से फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हो तो। ठीक है, अब मैं इसको ना आपको दो एंगल से बताता हूँ। कस्टमर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका कस्टमर एक सिंगल पर्सन रहता होगा कि हम उसी को पूरा का पूरा माल बेचते हैं। जैसे डी मार्ट हो गया, कोई अगर डी मार्ट को सेल करता, हो सकता है वो सिर्फ डी मार्ट को सेल करता हो, मोनोपोलिस्टिक कस्टमर है। कल जाके इसकी हालत खराब होगी तो मेरा तो धंधा बंद होने वाला है। तो ये उनको जानना बहुत ज़रूरी रहता है कस्टमर को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्राइमरी पॉइंट होता है कस्टमर। दूसरा कस्टमर का बहुत बड़ा प्राइमरी पॉइंट ये होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ, बीच में क्या हुआ था, एक कंपनी की कार लॉन्च होने वाली थी, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, शायद टाटा नैनो ही थी। तो टाटा नैनो ने, देयर वाज ऑलरेडी अ डिले, जब वो पहली बार लॉन्च हो रही थी तो बंगाल में उनका प्लांट लगने वाला था, डिस्प्यूट हुआ तो गुजरात शिफ्ट हुआ, ऑलरेडी डिले हो गया था। टायर कंपनी तो जो थी वो टायर सप्लाई करती है, आई एम नॉट श्योर कि टाटा नैनो की कहानी है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ नाम, पर शायद मोस्टली यही है। तो जो टायर सप्लाइंग कंपनी थी उनको एक डेट दिया गया था, ये डेट तक उनको टायर सप्लाई करना है। फॉर सम रीजन 1 मंथ बिफोर दे केम टू नो कि इतना बड़ा मास प्रोडक्शन वो लोग नहीं अचीव कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पेनल्टी क्लॉज होते हैं इनमें, तो पेनल्टी तो पे हो जाएगी, पर कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी कि अब टाइम पे गाड़ी लॉन्च नहीं हो पाएगी ना। अब उन्होंने ऑनर कर दिया वो बात अलग है, पर अगर आपका कस्टमर कॉम्पिटेंट नहीं है तो अब आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी रिवर्स ऑर्डर में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभी ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस शीट देखने में। ठीक है, गवर्नमेंट तो जानना चाहती है टैक्सेस के लिए, और जनरल पब्लिक, हाँ, अगर वो आगे इन्वेस्ट करना चाहती है क्या, उसके बेसिस पे। या दूसरी भी चीज़ें होती है, जैसे सोसाइटी, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो पॉल्यूशन के लिए लोग कितना काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी को उन सब चीज़ों से मतलब होता है। ठीक, तो यही सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, किस किस को फर्क पड़ता है। हाँ, यहाँ तो इसलिए मैंने लिखा है भी नहीं कि आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जाने दो, मैं एक आपको रफ ओवरव्यू दे दिया, अपन आगे बढ़ना है। अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। हम जो भी कुछ यहाँ कर रहे हैं, ये अजम्पशंस हम कहीं लिखेंगे भी नहीं, ये तो अज्यूम्ड ही है। अगर ये नहीं फॉलो हो रहे तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, यानी ये 3 चीज़ें अगर नहीं है तो डिस्क्लोजर दो, अदरवाइज इनका तो डिस्क्लोजर भी मत दो। पहला, बिजनेस चल रहा है और चलता रहेगा, हम मान रहे हैं कि बिजनेस बंद नहीं होने वाला, पर अगर आपने सोच के रखा है कि बिजनेस बंद होने वाला है, या ऑडिटर को डाउट है भाई कंपनी का तो नेटवर्थ ही नेगेटिव है, रिजर्व एंड सरप्लस ही नेगेटिव चल रहा है, कई सालों से नेगेटिव चल रहा है, ये सर्वाइव कैसे करेगी कंपनी, अगर डाउट है कहीं पे भी सीए को, तो सीए फिर उसके ऑडिटर उनको बोल देगा कि नहीं, गोइंग कंसर्न तो इनका है, उसको लग रहा है ऐसा, या तो मैनेजमेंट बोल दे, या तो ऑडिटर अपने सेल्फ बेसिस पे बोल दे। क्योंकि कई बार बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, मैं तो चलता रहूँगा, तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर में आपको दिख जाता नहीं, अब सर्वाइवल मुश्किल है। हाँ, मैनेजमेंट तो हमेशा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, तो आप ऑडिटर हो, आपको नॉन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, तो गोइंग कंसर्न अगर हैम्पर्ड है तो डिस्क्लोज करना, अदरवाइज डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं। कैसे डिस्क्लोज करना है उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अक्रूवल, अक्रूवल यानी आज जो हुआ उसको आज ही। हाँ, कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं हो रही है, आपके जेब से खर्चा कब लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किस पीरियड से रिलेटेड है, आपको उस पीरियड में उसकी अकाउंटिंग कर लेना चाहिए। जैसे आपने किसी को माल बेचा, पैसा आने का है, ये इर्रेलेवेंट है कि पैसा नहीं आया, आपने माल बेच दिया ना, आप अकाउंटिंग कर लो। ये महीने का धंधा है, अगर अगले साल पैसा आया तो हाँ, अगले साल का कुछ खराब हो जाएगा। ये महीने का धंधा है, ये महीने में अकाउंटिंग कीजिए, अगले साल पैसा आया तो भी, पैसा भले ही अगले साल है, आपका तो ये महीने का धंधा है। करेक्ट, समझ गए, बढ़े आगे। कंसिस्टेंसी,
हम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लास्ट ईयर दिखाए हैं वही अकाउंटिंग पॉलिसीज हम इस साल भी फॉलो कर रहे हैं और आने वाले सालों में भी फॉलो करेंगे। आपकी एक पॉलिसी होगी, जैसे आप एसेट को डिप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है ना, ये पॉलिसी नहीं है, ये तो एक समझो, पर एक मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया मैं WDV डिप्रिशिएट करता हूँ, अगले साल आपके दिमाग में आया नहीं यार मैं SLM डिप्रिशिएट करूँगा। वैसे ये पॉलिसी नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम से आया कि नहीं यार बदल देते हैं, SLM ऐसे करेंगे। तो आपको लगता है आप कंसिस्टेंट हो आपकी बैलेंस शीट बनाने में, एक जैसी बैलेंस शीट, आप समान बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, आप बदल दे रहे हो अपनी थोड़ा, तो दैट इज इनकंसिस्टेंसी। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो डिस्क्लोजर दो, डिस्क्लोजर दो ना। क्या बोल रहे हैं, अगर इनकंसिस्टेंसी है बिकॉज ऑफ सम जेन्युइनिटी, कोई भी रीजन हो आपका, रीजन कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रही ना, बोल के करो। अदरवाइज हम मान रहे हैं कि जैसा आप लास्ट ईयर तक के कर रहे थे आप वैसी अकाउंटिंग करते जा रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लॉन्ग टर्म सोच के करती है। एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर में जब फीस आती है तो एक ही पीरियड में पूरी एडमिशन होते ही पूरी फीस आ जाती है। अब पूरे साल भर वो लोग खर्चा करते हैं तो ये फीस को ऐसे ही रख देते होंगे क्या, FDs कर देते हैं। जनरली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की जो FDs होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। अब सडनली कंपनी, ये यूनिवर्सिटीज़ ने सोचा कि नहीं यार लॉन्ग टर्म के अंदर में नहीं रखेंगे, छोटे पीरियड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स रखेंगे और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हम लोग हमारे यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बनाना शुरू कर देंगे जिनमें पैसा यूटिलाइज होगा। आपकी जो पॉलिसी थी वो शिफ्ट हुई, तो दिस इज, अब डिस्क्लोजर दो, तो आप नॉन करंट से करंट पे शिफ्ट हो गए इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये बातें हो रही हैं यहाँ, समझ गए। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में हो सकता है कि पहले वैल्यूएशन के कुछ तरीके होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, फीफो लीफो, वेटेड एवरेज, आप फीफो से लीफो पे शिफ्ट हुए, इनकंसिस्टेंसी, बताइए। अब वो ठीक है, एक अंदाज़ा लेके चलिए, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, आप जैसे बोल रहे हैं कि लीफो नहीं है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि ये एक गोडाउन है, ठीक है। इस गोडाउन के अंदर में लैपटॉप्स रखे जाते हैं, एक ही मॉडल है, मल्टीपल मॉडल्स की बात नहीं हो रही। लैपटॉप आया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, फिर वापस आया, सेकेंड डे आया, अभी सिर्फ माल भरा जा रहा है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, ये डे 1 आया, ये डे 2 आया, ये डे 3 आया। अब कोई कस्टमर आया खरीदने के लिए, दुकान के अंदर एम्प्लॉय गया। अब ये तो नंबर स्पेसिफिक होते हैं लैपटॉप्स, हर एक का अपना एक कोड होता है। क्या लगता है आपको, पहला ये वाला लैपटॉप देगा उसको कस्टमर को कि ये वाला देगा, ये A या B? दिख रहा है ना आपको सामने, बताओ ना, A या B देगा, तो ये तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो अलाउ नहीं करता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, आपको क्या लगता है वो आपकी बात सुनेगा क्लाइंट? लेकिन सर मेरे यहाँ वो कोड डिफाइंड है, ये कोड का लैपटॉप गया, मैं उसी के हिसाब से अकाउंटिंग करूँगा। वो लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहा है, आप बोल रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अलाउड नहीं है। प्रॉब्लम तो है ना, पर वो गलत का है, पॉइंट तो समझो, वो तो गलत है ही नहीं। तो ये बस एक अंदाजा, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, शिफ्ट इन पॉलिसी पॉसिबल है, ये चीज़ें हो सकती है, ये प्रैक्टिकली जब आप सामने जाएंगे ना तब समझेगा। आपने थियोरटिकली पढ़ा है बहुत कुछ, मैं भी बोल रहा हूँ आपने थियरी में पढ़ लिया, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, पॉसिबल कैसे नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल, समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, खैर हमारा मेन पॉइंट है अगर ऐसा कुछ शिफ्ट होता है तो इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। हम गोइंग कंसर्न से शुरू करते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक सर्वाइव नहीं करेगा तो हम बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न हैम्पर्ड है। फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब हम कहाँ तक सोचें, मैं एज ऑडिटर बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं एज ऑडिटर बोल रहा हूँ, तो मैं फोर्सिएबल फ्यूचर कहाँ तक देखूँ, एक फाइनेंशियल ईयर देखो, वेरी गुड भाई, मैं फोर्सिएबल फ्यूचर देखूंगा 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो 31 मार्च 2026 तक बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा क्या, मुझे उसके आगे नहीं सोचना, मेरे लिए फोर्सिएबल फ्यूचर है कमिंग 12 मंथ्स, ठीक। पहले हम इतना लिख लेते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, हाँ नहीं बिजनेस साइकिल नहीं, फोर्सिएबल फ्यूचर 12 मंथ्स ही है, आप जो फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हो वही है। गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस, नहीं अक्रूवल नहीं था, सॉरी, कंसिस्टेंसी।
going concern we see foreseeable future which is 12 months from end of accounting year. Which is 12 months from end of accounting year. If hampered, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भी गोइंग कंसर्न हैम्पर्ड है तो अब क्या करें. तो बैलेंस शीट मेड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू, तो आपकी पूरी बैलेंस शीट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आपके सामने एक बैलेंस शीट है. ये 31 मार्च 2001 की है. 20x1 को मैं 2001 पढ़ूंगा. कैपिटल अब तक का पीएल, लोन, ट्रेड पेबल, पीपी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डिफर्ड एक्सपेंडिचर्स दिए हुए. अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. द रिमेनिंग लाइफ ऑफ पीपी इज 5 years. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स 5 years. द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट इज इवन. द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 2002 was 60,000. अब ये एसेट को हम रुक जाइए, इवनली यूज कर रहे हैं तो इवनली का कुछ पीरियड दिया है क्या? या तो वहीं कुछ दिया होगा. फाइव ईयर्स की लाइफ है. आपके बुक्स में 65,000 का दे रहा है. मान लेते हैं कि गोइंग कंसर्न हैम्पर नहीं हुआ. तो आप ये पीपी आपके बुक्स में 31 मार्च 2002 को कितने में दिखाएंगे? अरे नहीं हुआ है बोल रहा हूं मैं. गोइंग कंसर्न हैम्पर नहीं हुआ है. गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता रहेगा. नहीं 31 मार्च 2002 पूछ रहा हूँ. इसके एक साल बाद पूछ रहा हूँ. 31 मार्च 2001 दिया है. 31 मार्च 2002 को आपके हिसाब से ये एसेट आपके बुक्स में कितने पे दिख रहा होगा? करो ना, कैलकुलेट करके देखो ना. अरे करो ना, 5 साल का पीरियड दिया आप एसएलएम. चलो 5 ईयर यानी क्या 20% हो गया. देखो ना, करो कैलकुलेट करो. अरे मोबाइल पे करो. $52,000 पे एसेट दिख रहा होता. 13,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया होता आपने रफली. 52,000 पे एसेट दिखता. पर अगर मैं बोलूं गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया, तो यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है. आप ये एसेट कितने में दिखाते? 52 पे ही दिखाते क्या? अगर गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया, हैम्पर यानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू नहीं होने वाला है. जब मैं बोलूंगा गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया मतलब बिजनेस नहीं चलने वाला है, तो ऐसे में एसेट आप कितने में दिखाते हैं अपने बुक्स में? हाँ, 52 में क्यों दिखाते हैं? अपन ने क्या लिखा? रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना. तो अब रियलाइज कितना होगा भाई? मैं एसेट बेच के क्या लूंगा? मेरे को तो उससे मतलब 60,000. अब आपने क्या किया? आपने लगाया प्रूडेंस. आपने बोला सर विच एवर इज लोअर की हमको आदत बताई. नहीं, गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया तो मैं बाकी देखूंगा ही नहीं. अब तो बिजनेस ही बंद हो रहा है. पॉइंट समझे? बिजनेस बंद हो रहा है तो खत्म हो गई कहानी. वैसे तो इसीलिए 60,000 पे दिखाएंगे. अब समझ गए आप? अब आप प्रूडेंस के बारे में सोचना ही नहीं है इसके बाद. अगला पॉइंट देखते हैं. ट्रेड परचेसेस एंड सेल्स अमाउंटेड फॉर 4 लाख एंड 4,50,000. वो शायद आगे पीएनएल बनाने बोल रहे होंगे मे बी, तो इसीलिए वो आपको दिया गया होगा. कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक on 31st March 2002 is 32,000 and 40,000 respectively. तो अगर आपका गोइंग कंसर्न हैम्पर नहीं हुआ होता, यानी बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, गोइंग कंसर्न हैम्पर नहीं हुआ यानी बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो आप अपने बुक्स में स्टॉक कितने में दिखाए होते? सी पॉइंट पढ़ रहे हैं, अंदाजा कोशिश करो. 32,000 क्योंकि मेरा कॉस्ट है वो, है ना. और अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं तो अब बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो आप स्टॉक कितने में दिखा रहे होते? 40,000. अब आपके ये क्लियर हो गया सर मेरे को प्रूडेंस नहीं लगाना. ठीक, डिसोल्यूशन वाली बात होगी. बहुत बढ़िया, आप समझ गए. ठीक है,
बराबर। अब मैं आपको सिर्फ बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, पीएल अपन बाद में बनाएंगे। आपने बोला केस 2 यानी कि गोइंग कंसर्न हैम्पर नहीं है, और केस 1 यानी नहीं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे गोइंग कंसर्न है और यहाँ गोइंग कंसर्न नहीं है। तो आपने 52 बोला, 60 बोला, सही हो गया, 32 बोला, 40 बोला, सही हो गया। ठीक है ना। अभी अपन बैलेंस शीट बनाते नहीं बैठेंगे, नहीं तो अपना बहुत टाइम इसमें चल जाएगा। अपन पीएल बनाएंगे अपन, पर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ठीक, चलो तो हम सी पॉइंट भी समझ गए। Expenses including interest of 10% on loan 3,500 for the year amounted to 14,900। ये पीएल का पॉइंट है, अभी रहने देते हैं। Deferred expenditure is to be amortized equally over 4 years। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमने डिफर किए थे और 4 साल में इक्वली अमोर्टाइज करना था। 10,000 तो आपने 2,500 अमोर्टाइज किया होता। आपकी बैलेंस शीट में ये डिफर्ड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2002 को कितना दिख रहा होता? हाँ, बैलेंस शीट में 7,500 दिख रहा होता। 10,000 आपने 2,500 अमोर्टाइज कर दिया, 7,500 दिख रहा होता। और अगर मैं बोलूँ आपका गोइंग कंसर्न ही हम पर हो गया तो डिफर्ड एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा होता? डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक आध एग्जांपल दो डिफर्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, आपको पता नहीं है डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? कुछ ऐसे खर्चे जो मैंने किए तो हैं, पर मैं क्योंकि आने वाले सालों के लिए मैंने किए हैं, कुछ सालों का मैंने खर्चा किया, तो मैं इसको इक्वली उन सालों में दिखाता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। डिफर्ड एक्सपेंडिचर के अंदर में एक होता है आपका वैसे एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है, पर वो 1 ही साल का होता है, तो अपन वो 1 साल की बात नहीं करेंगे। 3 साल 4 साल, कोई कंपनी जब नई नई बनती है ना, तो इनिशियली कमेंसमेंट के पहले के जो खर्चे होते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, कि मैंने कुछ खर्चे किए हैं। अब ये हम बोलते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा हमको आने वाले पीरियड में मिलने वाला है, हम इसको इक्वली हर साल दिखाते हैं। 4-4 साल खर्चा हो चुका है, अब इसको हर साल थोड़ा 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 दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने खर्चा कर दिया। अच्छा, आपने जब गाड़ी ली होगी तो हो सकता है आपको 3 साल का इंश्योरेंस लिया होगा, तो 3 साल का इंश्योरेंस लिया तो आप 3 साल में इक्वली उसको अमोर्टाइज करते हैं, बराबर। खर्चा हो चुका है। अब सपोज करो कि वो गाड़ी आज ही पूरी की पूरी स्क्रैप होगी, पूरी की पूरी आज ही स्क्रैप हो गई, एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी स्क्रैप हो गई, तो अभी भी इसका खर्चा आने वाले सालों में अमोर्टाइज करोगे, इसी साल पूरा करोगे। मेरा बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या होना चाहिए डिफर्ड एक्सपेंडिचर का? मैंने कोई खर्चा बिजनेस के लिए किया, बिजनेस आज ही बंद हो रहा है, तो फिर अब मैंने क्या करना चाहिए उस खर्चे का? पूरा का पूरा अभी दिखा दूं। अगर मैं अभी का अभी पूरा का पूरा दिखा दूं तो मेरे बैलेंस शीट में क्या बचेगा? जीरो। यही बोल रहा हूँ, 10,000 नहीं दिखेगा, जीरो दिखेगा। क्लियर, समझ गए? बहुत बढ़िया। अपन इस तरह से चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अपन से प्रैक्टिकल देखो, आंसर देने को मैं डायरेक्ट दे दूं, मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट दूं, आप सोचो आप आंसर निकालो, तो अपने को समझ में आ जाएगा अपन क्या करें। हाँ, 7,500 और नील, यही दो बातें की आपने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2002 इज 25,000। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कितने हैं? 25,000, ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल। Collection of another 4,000 depends on successful reinstallation of certain products supplied to the customer। किसी कस्टमर को हमने एक प्रोडक्ट दिया, अगर हमने इंस्टॉल कर लिया तो बचे हुए 4,000 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अगर मेरा गोइंग कंसर्न है मतलब मेरा बिजनेस चलने वाला है, तो मेरे डेटर्स आपके हिसाब से बैलेंस शीट में कितने दिखना चाहिए? 23 दिखना चाहिए। 25,000 लेस 2,000 का प्रोविजन। और अगर मैं बिजनेस ही बंद करने वाला हूं तो डेटर कितने दिखना चाहिए? 19। कैसे निकाला आपने 19? 25 में से पहले तो 2 गया प्रोविजन, हाँ, और फिर उसके बाद आप बोल रहे हो 4,000, और अब तो मैं इंस्टॉल करूंगा ही नहीं ना, आप बंद कर, अब मैं करूंगा ही नहीं इंस्टॉलेशन, तो पैसा ही नहीं मिलेगा, तो 19,000। चलिए आपके दोनों को दोनों फिगर्स मैच कर लेते हैं। कहाँ है? ये रहा, 23 और 19। ठीक, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। अब ये सेटल आप कब करोगे? अगर बिजनेस बंद करूंगा तो सेटल करूंगा, नहीं तो सेटल क्यों करूंगा, नॉर्मली पे करूंगा उसको। ठीक, समझ गए? तो अगर गोइंग कंसर्न है मतलब नहीं हैम्पर हुआ, चल रहा है बिजनेस, तो मैं पेबल कितने पे दिखाऊंगा? 12,000। और अगर गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया तो -5%। एक बार कर लीजिए ना, 5% कितना ही होगा? 600 आना चाहिए कुछ। 600 माइनस क्या क्या 11,400 मैच कर लेते हैं ये भी। ठीक, बहुत बढ़िया। कैश तो ठीक है, बैलेंस शीट में उतना ही दिखेगा इधर केस।
देर इज अ अर्ली पेमेंट पेनल्टी ऑन लोन 2500। अगर लोन को जल्दी पे किया तो 2500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी पे किया तो जल्दी पे किया तो पेनल्टी क्लॉज रहता है हर लोन के अंदर में। जैसे सपोज करो कि मैंने घर के लिए लोन लिया, कार के लिए लोन लिया मान लेते हैं, या कार छोड़ो, आपने ईएमआई पे मोबाइल लिया, नो कॉस्ट ईएमआई पे आपने मोबाइल लिया, लेट्स से 12 मंथ, 3 महीने बाद आप बोलते हो सर मेरे को बचे हुए इंस्टॉलमेंट एक साथ पे करना है। अरे बैंक का तो बिजनेस हैम्पर हो रहा है, उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो बैंक आप पे पेनल्टी लगा देती है ऐसे में। हाँ, अरे तो इसलिए उनका तो, क्या करते हैं अरे उनका तो बिजनेस ही है आपको ब्याज पे पैसे देना। आप उनको जल्दी पे कर दोगे तो उनकी वो कमाई नहीं हुई। बाद में अरे वो लोग ये सोच के थोड़ी बोल रहे हैं कि आप पैसे नहीं दोगे, ये सोच के आपको लोन दिया क्या उन्होंने? उन्होंने लोन दिया कि हमको कमाई होगी इंटरेस्ट की। अब आप जल्दी पे कर दोगे, उनको नया कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, उनकी तो मेहनत है ना नया कस्टमर ढूंढना, आपके पीछे मेहनत किया उन्होंने। अब आप जल्दी पे कर दोगे, उनको नया कस्टमर ढूंढना है, वो बोलेंगे नहीं भैया पेनल्टी भरो। हर बैंक में, चाहे वो ऐसा मोबाइल हो, टू व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, घर हो, बिजनेस के लिए लोन हो, ऐसा पेनल्टी क्लॉज होता है। तो अब पहली बार सुनी हाँ, हाँ अभी अपने को वियर्ड लगता है, पर आप बैंक के एंगल से सोचो तो आपको लगेगा नहीं यार सही बात है, बैंक नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगी, उसका तो काम ही है उसका तो काम नहीं है ये। तो अब 35,000 रुपीज़ का लोन है, लोन के बारे में और कुछ दिया नहीं है, बस ये पता है कि हाँ इंटरेस्ट है उस लोन के अंदर में 10% का। उन्होंने बोला तुम जल्दी पे करोगे तो 2500। अगर मेरा गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता रहेगा, तो लोन कितने में दिखना चाहिए बुक्स में? उतने में जितने में है, पेनल्टी 35,000। नहीं दिखनी चाहिए, और अगर मैं बिजनेस अभी बंद करने वाला हूँ तो गोइंग कंसर्न हैम्पर्ड है तो प्लस 1000 प्लस 2500, यानी 37,500। ठीक, समझ गए यहाँ तक? 35,000 का वैल्यू कर ये बैलेंस शीट में ये रहा 35,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला कि आप पीएल बना के बताओ। अपन पीएल बनाने के लिए कॉपी में, तो आपके कॉपी में क्या है ये, बहुत अच्छा सादा सा स्टोर है। इलस्ट्रेशन 1। हाँ नहीं नहीं पीएल बनाओ ना, पीएल बनाने में मैं पेज पे मिस्टेक हो बनाऊं कि सकती आगे है। हम नहीं समझे? मैं पेज पे बनाऊं कि आगे हाँ, हम नए पेज में कुछ 4-6 एंट्रीज आएगी, 6 एंट्री के हिसाब से देख लीजिए 6 आप। लाइन लगेगी। 6 लाइन चाहिए अपने को। पेज नंबर वगैरह मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। 2.7 इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 2.7, ये लिख के रखिए। मैं पहले फॉर्मेट बना देता हूँ आपके लिए, उसके बाद आप बनाना। डेबिट क्रेडिट है, ये केस 1, केस 2, केस 1, केस 2, इस तरह से बनाना है, बस वो ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको डिप्रिसिएशन के बारे में दिया हुआ है। एसेट की रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स है। वी नो दैट एसेट इज वैल्यूड 65,000। थोड़ा सा अपन लाइंस छोड़ के नीचे में यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिख देंगे। केस 1 गोइंग कंसर्न है, केस 2 नॉन गोइंग कंसर्न है, तो केस 1 में डिप्रिसिएशन लिखेंगे 13,000, ये आपने निकाला था। केस 2 में कितना लिखना चाहिए? रियलाइजेबल वैल्यू आपको 60,000 दी हुई थी, केस 2 में कितना लिखना चाहिए? अरे पीएल बना रहे हो बाबा, बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। 65,000 का पीपीई दिख रहा है, रियलाइजेबल वैल्यू है 60,000, है ना। अगर गोइंग कंसर्न हैम्पर्ड है तो डिप्रिसिएशन कितना दिखा? अच्छा बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे पहले ये बताओ। गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया तो कितना दिखाओगे? अरे 60 दिखाओगे, तो आपने कितने से कम किया? 5,000 से कम किया ना, डिप्रिसिएशन फायदा, समझ गया? ऐसी बात, 5,000। ये ठीक पहला पॉइंट। बढ़ू आगे। दूसरा पॉइंट तो सेल और परचेज दिया है, सीधा सीधा लिखना है। परचेज 4 लाख है, सेल 4.5 लाख है, दिया हुआ है। सेल्स 4.5 lakhs, परचेज 4 लाख, ठीक है। परचेज 4 लाख था।
इन्वेंट्री की वैल्यू 32,000 और 40,000 दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका 30। तो आइदर केस पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, परचेज के ऊपर लिखना था और थोड़ा जगह नहीं छोड़ी मैंने, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 30,000 क्लोजिंग। केस 1 में कितना लिखना और केस 2 में कितना लिखना है, बस ये बता दीजिए आप। केस 1 गोइंग कंसर्न है, हाँ गोइंग कंसर्न है। 32, केस 1 32, केस 2 40। बढ़िया। तो यहाँ तक हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। अरे मोबाइल पे करो ना, या नॉर्मली कर लो, दिक्कत नहीं है, नॉर्मली कर लो। हाँ नहीं नहीं पहले केस नहीं, पहले का भी तो ज़्यादा है 50, और डिप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया क्या आपने? नहीं नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल और क्लोजिंग स्टॉक उतना ही। 52 आना चाहिए शायद, नहीं, हाँ 52 52 52,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब आप कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उनमें ग्रॉस प्रॉफिट तो रहेगा ही नहीं, सिंगल पेज स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। अभी तो जैसा मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने भी वैसा ही दिया तो अपन वैसा ही चलाते हैं, उन्होंने तो जीपी भी नहीं निकाला, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस उन्होंने दिए हैं, तो एक्सपेंसेस है 14,900, दोनों में लिख लेते हैं। एग्जाम में जनरली कोशिश करना कि इंटरेस्ट भी अलग से लिख देना माइनस करके, प्रेजेंटेशन के लिए और कुछ नहीं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया था, अगर गोइंग कंसर्न है तो कितना लेंगे? गोइंग कंसर्न है तो 7,500, बैलेंस शीट की बात मत करो, पीएल की बात करो, पीएल की। 2,500, 2,500 रुपये। और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो 10,000। पूरा 10,000 लिख देंगे, बहुत बढ़िया। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गोइंग कंसर्न है तो कितना, तो और गोइंग कंसर्न नहीं है तो 4,000, हाँ 6,000, 6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 6,000, या फिर बैड डेट्स भी लिख सकते हो, जैसा भी ठीक लगे। अब ये ट्रेड पेएबल का जो सेटलमेंट निकाला था 5%, दैट वाज 10%, 600 था। इसे एक्सपेंस साइड लिखूं या इनकम साइड? पेबल्स, कम पैसे देना है, पेबल यानी क्रेडिटर, कम देना है तो इनकम हो गया, ठीक है। 600 का आपको इनकम हो गया। दोनों केस में आएगा कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेटलमेंट बेनिफिट, डिस्काउंट भी यूज किया जा सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय ट्रेड पेबल्स करके लिखा है, हाँ, क्योंकि सेटलमेंट हो ही रहा है ना। अब पेनल्टी 2,500, दोनों केस में आएगा क्या? नहीं, सिर्फ केस 2। बढ़िया, मेरे हिसाब से हो गया सब कुछ।
टैली आप घर पे कर सकते हैं, मतलब अपने पास अभी कैलकुलेटर नहीं, अपन मैच कर लेते हैं। 600 अपन ने लिखा है, ये मैच करते हुए चलिए। एक्सपेंसेस 14,000, डेप्रिसिएशन 13 और 5, डाउटफुल डेट 2,000 6,000, डेफर्ड एक्सपेंस 2,500 10,000, पेनल्टी 2,500। इसके अलावा और कुछ तो था नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, बस उन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया, समझ गए हैं? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स हमारे काम के हैं नहीं एज सच, कि अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अक्रूवल यानी आपको एक रफ आइडिया है कि भाई मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो जब पैसा आएगा तब नहीं, जब बेचा है तब अकाउंटिंग करो। जब आएगा वो हो गया कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, तो उन्होंने एक दिया है, अ ट्रेडर परचेज आर्टिकल ए ऑन क्रेडिट इन पीरियड 1 फॉर 50,000, ही परचेज आर्टिकल बी इन पीरियड 1 फॉर 2,000 फॉर कैश। पहला वाला क्रेडिट पे, दूसरा वाला कैश पे। मैं वो पॉइंट भी यहीं लिख देता हूँ, 50,000 क्रेडिट पे, 50,000 क्रेडिट। he sold article A in period 1 for 60,000 in cash, और आर्टिकल बी जो है वो क्रेडिट पे। अब उन्होंने बोला अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे होते, अगर मान लेते हैं कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, तो परचेसेस कितना दिख रहा होता आपको? 50,000 तो क्रेडिट पे। कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे होते, क्रेडिट वाला तो आता नहीं। आप समझ रहे हैं ना, जो खरीदा वही आता 2,000, और सेल कितना आता? नहीं ना, पहला कैश, अरे पढ़ो ना बाबा, कैश लिखा है ना यहाँ, कैश 60,000 का तो कैश पे है। हाँ, पीरियड 1, अपन पीरियड 1 की तो बात कर रहे हैं, और तो कोई पीरियड पे गए ही नहीं अपन। 60,000 तो 2,000 रुपीज का परचेज, 60,000 रुपीज का सेल, 58,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा होता। लॉजिकली नहीं है स्टेटमेंट, बराबर। वैसे अगर आप पीरियड 2 पे चले जाते हैं, पीरियड 2 पे कैश बेसिस पीरियड 2, तो पीरियड 2 पे परचेसेस कितना दिख रहा होता? मान लेते हैं कि ये जो क्रेडिट है पीरियड 2 में पे कर दिए गए होंगे, मान लेते हैं, तो पीरियड 2 में आपके परचेसेस कितने दिख रहे होते? नहीं ना बाबा, कैसे कर रहे हो? क्रेडिट वाला पीरियड 2 में पे होता। कैश बेसिस अकाउंटिंग मतलब जब मैं पे करूंगा तब दिखाऊंगा। पीरियड 2, हाँ पीरियड 2। नहीं नहीं, अक्रूवल नहीं, पीरियड 2, ये पीरियड 1 दिया है। अब अगले साल चले जाते हैं जब पेमेंट्स हो गए, तो परचेसेस कितने दिख रहे होते पीरियड 2 में? पहले में 2,000 दिखाए थे। अरे दोनों अलग अलग है, नेट थोड़ी है। देयर आर टू आर्टिकल, आर्टिकल ए आर्टिकल बी। आर्टिकल ए 50,000, आर्टिकल बी 2,000। आर्टिकल ए सेल किया 60 पे, आर्टिकल बी सेल किया 2,500। तो पीरियड 2 में परचेसेस कितना दिख रहा होता? देखो बेटा, आपके दो आर्टिकल है, आपने कैश बेसिस पे पीरियड 1 में आर्टिकल बी का परचेज दिखाया होगा 2,000। अब जब पेमेंट किया आर्टिकल ए का, उसका परचेज उस साल में दिखाया होगा। आर्टिकल ए कितने में खरीदा आपने? 2000 में। नहीं नहीं, आर्टिकल ए बेटा, ये आर्टिकल बी है। आर्टिकल ए, ये एक्चुअली पॉइंट पीछे था ना, मैं बोला बार बार पेज आगे पीछे क्यों करेंगे। आर्टिकल ए पीरियड 1 में 50,000 रुपीज में खरीदा गया है। आर्टिकल ए पीरियड 1 में 50,000 में क्रेडिट पे खरीदा गया है। तो जब आप पे करोगे इन पीरियड 2, पे करोगे इन पीरियड 2, तो आप परचेसेस दिखाओगे 50,000 की। अब सेल पे थोड़ा कोशिश करो, सेल पीरियड 2 में आप कितना दिखाए होते? सेल 2,500 दिखाए होते, तो अब तो लॉस दिख रहा होता। कोई लॉजिक नहीं था, पहले साल का प्रॉफिट भी गलत था, फिर प्रॉफिट पीरियड 2 का लॉस भी गलत है, 47,500 के रफली रफली लॉस आ रहा है। कोई लॉजिक नहीं था। क्रेडिट बेसिस अकाउंटिंग कर रहे होते, अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस। तो पीरियड 1 में परचेस कितना दिख रहा होता? पीरियड 1 में परचेस 50,000 भी दिखता था और 2,000 भी दिखता था। 2,000 भी दिखता था, 52,000 रुपीज, बहुत बढ़िया। और सेल कितना दिख रहा होता? सेल भी पूरा ही दिख रहा होता था, 62,500। तो बढ़िया हो जाता था ना, 10,500 के रफली रफली प्रॉफिट दिखता। हाँ, नहीं 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 नहीं, वैसे तो ये देखो अपन ने जो अभी डिस्कस किया, 60,000 58 का प्रॉफिट, 47,500 का लॉस, ये पूरा आ गया यहाँ पे, और अक्रूवल बेसिस का पूरा। ठीक, बढ़िया। चलो, कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोगों ने बात किया, थोड़ा और बोलते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर।
जनरली आप लोग सेम रखते हैं, कभी कभी इन्हें बदलना पड़ता है। कब? जब आपको लगता है कि वो, जैसे आपने जो बोला कि सर अप्रोप्रिएट होगा कि हम मेथड चेंज कर दें, ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए, तो फिर आप डिस्क्लोजर दे देना, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में। अब वैसे तो आपको अलाउड ही नहीं है, पर ठीक है, आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरी। कभी कभी ना पॉलिसी स्टैंडर्ड ही बदल देता है। स्टैंडर्ड बोलता है कि इसका अकाउंटिंग का तरीका, अब हम ये, जैसे आपने बोला लीफो, कोई एक पॉइंट रहा होगा जहाँ इन्होंने बोला अब लीफो हम अलाउ नहीं कर रहे, एक पॉइंट रहा होगा, तो वो जो पॉइंट जिस पे आपने बोल दिया कि अब हम लीफो अलाउ नहीं कर रहे, जो लोग लीफो कर रहे थे उनको शिफ्ट करना पड़ा होगा। ये तो क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, इसीलिए किया ना हमने, तो ये इसीलिए होगा बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, तो ऐसे हम इनकंसिस्टेंसी नहीं बोले। या फिर स्टैट्यूट यानी लॉ बोल रहा है, कभी कभी लॉ में ऐसी गाइडेंस आ जाती है, स्टैट्यूट बोल रहा है मतलब लॉ बोल रहा है। मैं प्लास्टिक यूज कर रहा था अपना प्रोडक्शन में, फिर और चेंज हो गया, मैं दूसरा मटेरियल यूज कर रहा था। हाँ, पर ठीक है, जो आप मटेरियल चेंजेस बोल रहे हैं वो अपने को पॉलिसीज के अंदर में नहीं आते जनरली। पॉलिसीज में अकाउंटिंग के तरीकों की बात हो रही है, ये समझा। लॉ ने बोल दिया कि आप इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने अकाउंटिंग करने का तरीका बदला। तो आपको अभी क्या होता है ना, लॉ के अंदर मैं बताता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, उनमें दो तरीके होते हैं। एक होता है मेरा जितना काम अप्रूव हो गया मैं उतना रेवेन्यू दिखाऊं, और दूसरा होता है मैंने कितना प्रतिशत काम कर दिया मैं उस हिसाब से रेवेन्यू दिखाऊं। कल जाके लॉ ने बोल दिया कि आपने कितना परसेंट काम किया हम वही अलाउ करेंगे, तो क्योंकि लॉ बोल रहा है मेरे को अकाउंटिंग का तरीका बदलना, तो दैट इज नोन एज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। तो ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक। चलो, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हम लोग जो भी बना रहे हैं फ्रेमवर्क्स के अंदर में, वो क्यों बना रहे हैं, हम ये चार चीज़ों को दिमाग में रख के बना रहे हैं। एक, समझ में तो आएगी बना क्या है, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब हुआ। तो पहला मुद्दा है कि समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। दूसरा, आपकी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होना चाहिए, कि आप कुछ भी बिना सर पैर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये हमको नहीं चाहिए। कि भाई हमारी कंपनी तो मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, हम जितना बिजनेस करते हैं उतना तो और कोई कर ही नहीं सकता, कॉम्पिटिटर तो हमारे सामने सर्वाइव ही नहीं कर सकता, दिस आर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये नहीं चाहिए हमको। आप बस वो इन्फॉर्मेशन दो जिससे यूजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिसगाइड ना हो जाए, ठीक है। जितना काम किया उतना ही बताओ। हाँ, जितना काम किया, मतलब आप खुद की तारीफ भी मत करो, खुद का बुरा भी मत बोलो, नॉर्मल स्टैंडर्ड के अंदर में बात करो कि यूजर आपकी इन्फॉर्मेशन से कहीं ऐसा फ्लो में, हाँ, बोल सकते हैं। तो दैट इज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दीजिए, कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन दीजिए कि दूसरी कंपनीज भी ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, हम भी ये इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि कंपेयर किया जा सके, ठीक है। और आखिरी, रिलायबल दीजिए, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस आप तो बोल रहे हो कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग कि आप जीत जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपकी रिलायबल होना चाहिए। आपने कुछ दिया ही नहीं, बस ये बोल दिया, तो दैट इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट भी नहीं है और रिलायबल भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हम पर हो रही है उसमें, ठीक। तो यही बातें यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव में दी गई है, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। कुछ और बातें बताई गई है कि टाइम पे इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका मार्च में ऑडिट शुरू हुआ, सितंबर तक के खत्म करना है, अप्रैल में शुरू हुआ, सॉरी, तो टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिली तो कोई सेंस नहीं है, यूज़र को भी वही चीज़ें लगती है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। भाई मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो इन्फॉर्मेशन जिस अमाउंट की है वो अमाउंट है 10 करोड़ मान लेते हैं, पर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी प्रोवाइड करना यूजर्स को, मुझे खर्चा लग रहा है 12 करोड़, मान लेते हैं कि 12 करोड़ का एक्सपेंस लग जाएगा 10 करोड़ का इन्फॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए, रिलायबल इन्फॉर्मेशन। आपको क्या लगता है ये एक्सपेंस करना चाहिए कि नहीं? 12 करोड़ डजेंट मेक सेंस। तो यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बोला गया, इन्होंने बोला कि आपका जो कॉस्ट आप प्रेजेंट करना चाहते हो, आपका जो बेनिफिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हो, द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज लेस देन द कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन देने का खर्चा उससे ज्यादा लग जाएगा, अरे मत करो भैया। ये कब होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉइज को जो हम फ्यूचर में पेमेंट देंगे 50 साल बाद, जुबली बोनस वगैरह हमको देना है, अब पता नहीं हमको लगेगा या नहीं लगेगा, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए टिक भी सकता है नहीं भी टिक सकता है। ये इन्फॉर्मेशन देने वाला एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं एक्चुरियल, ये रिपोर्ट बनाने वाला एक फोर्स होता है, एक्चुरियल का कोर्स होता है, वो देता है ये इन्फॉर्मेशन। अब सपोज करो कि एम्प्लॉय का वो जो बेनिफिट है वो करीब करीब 50,000 रुपीज़ का जा रहा है, मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये मटेरियल है कंपनी के लिए, मटेरियलिटी पे हम डिस्कशन करेंगे बाद में। मान लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल है और वो एक्चुअली ही फीस 1 लाख रुपीज़ मांग रहा है,
क्या करोगे आप ये इन्फॉर्मेशन देके? वो एक्चुअली को 1 लाख रुपए देके क्या मतलब है? ये पॉइंट रहे, काम नहीं आ रहा है, तो काम नहीं आ रहा है तो बेटर है कि आप ये इन्फॉर्मेशन ना दें। ठीक है, ये रेलेवेंट के अंदर में हम पढ़ रहे हैं कि आपका जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस के अंदर में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इन टाइम, एंड इन्फॉर्मेशन तभी दो जब उसका कोई कॉस्ट इज लेस। इन्फॉर्मेशन शुड बी जिससे ज्यादा रिलायबल। खर्चा कर रहे हो वो खर्चा बता नहीं। हाँ, कोई सेंस नहीं बनता फिर उसके बाद। ठीक, इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ट्रू होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट पे आप साइन करते हैं, मैनेजमेंट भी साइन करता है, दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू एंड फेयर। रिलायंस की बैलेंस शीट में मैं कल वो पेज ही निकाल के रखूंगा, अभी अपन ढूंढते बैठेंगे नहीं तो मैं आपको पेज दिखा दूंगा जिसपे स्टेटमेंट लिखता है मैनेजमेंट ऑडिटर और फिर साइन करता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हम इस लाइन के डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, सिर्फ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेमवर्क के अंदर में 5 चीज़ों के डेफिनेशन दिए गए कि वो बोलता है एसेट, आप समझ लो क्या होता है एसेट का डेफिनेशन, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। कैपिटल ही होगा इक्विटी इज कैपिटल। आप ये 5 चीज़ों के डेफिनेशन समझ लीजिए। मॉडल का। बोले अब इसके आगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो फ्रेमवर्क के डेफिनेशन के हिसाब से देख लो कि आपको कोई एक इनकम है दिखाना चाहिए नहीं। AS9 से नहीं समझ में आ रहा, AS7 से भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इनकम का डेफिनेशन देख लो। आपको इनकम के डेफिनेशन से लगता है कि ये इनकम है तो आप दिखा देना, अदरवाइज मत दिखाइए, क्योंकि हर चीज़ का गाइडेंस दिया ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए फ्रेमवर्क दिया जाता है। ठीक, क्योंकि आपकी पूरी बैलेंस शीट, आपका PL, आपके नोट्स सब इन्हीं पांचों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये 5 का डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप खुद से भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो वैसे हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं बैठ रही है तो डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ जाए। पहला डेफिनेशन बात हो रहा है एसेट का। एसेट क्या होता है? तो उन्होंने बोला जनरली एसेट ये होता है जो आपको फ्यूचर में किसी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट दे। तो हम हर तरह के एसेट की बात करते हैं कि कौन सा एसेट कौन सा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। जमीन आप एसेट दिखाते हो, क्यों? क्योंकि वो क्या बेनिफिट बेनिफिट देगा? देने वाला है, क्या बेनिफिट देगा जमीन आपको? एप्रिशिएट होगा। अब दो तरह की बातें हैं जमीनों में, एक डेफिनेटली एप्रिशिएट होगा। अब एप्रिशिएट होगा मतलब इन्वेस्टमेंट्स की एंगल से बात कर रहे हो आप। और अगर मैं बोलूं कि फिक्स एसेट है मेरा, तो भाई जमीन नहीं रहेगी तो मैं फैक्ट्री चलाऊंगा कहाँ? तो फैक्ट्री चलाना भी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो आप बोलोगे सर फैक्ट्री से प्रॉफिट निकलेगा नहीं, ये कौन जानता है? इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज किया गया प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डेटा एक्सपेक्टेड टू फ्लो। मैं बिजनेस स्टार्ट तो इसी उम्मीद से कर रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट होगा, नहीं तो मैं बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करूँ? जोमेटो जैसी कंपनी आज लॉसेज में चल रही है, क्यों चला रहे हैं? यही सोच के ना कि हाँ फ्यूचर में बेनिफिट होगा इसीलिए चला रहे हैं, नहीं तो क्यों चलाएंगे हम? जोमेटो लॉस में, स्विगी लॉस में, उबर लॉस में, ओला लॉस में, भयानक लॉस। नहीं, इनफैक्ट जोमेटो अब प्रॉफिट में आ गया, हम जिस पॉइंट पे कर रहे हैं, पर वो प्रॉफिट का अमाउंट आप देखेंगे आप बोलेंगे सर ये क्या है, इससे तो अच्छा नहीं बिजनेस करे। जोमेटो का सब्सिडरी ब्लिंकिट, ब्लिंकिट इज इन लॉस। ब्लैंकेट भी प्लेटफॉर्म फीस ले रहा है। सही बात है आपकी, पर वो दे आर चार्जिंग प्लेटफॉर्म फीस, ब्लिंकिट इज आल्सो चार्जिंग प्लेटफॉर्म फीस। अब ब्लिंकिट आपको सस्ता माल दे रहा है या नहीं, ये कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। जो आप इन्फ्लेट बोल रहे हो इन्फ्लेट तो ब्लिंकिट भी कर रहा होगा, बट स्टिल इन ब्लिंकिट वो एक आने का है। मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहां गया, वहां मेरे को फ्राइड राइस मिल रहा है 350 का, जोमेटो का वही 485 का। अब आप बोलते हैं कि जोमेटो के अंदर में जनरली प्रोडक्ट्स महंगे दिखते हैं, यहाँ पे सस्ते दिखते हैं, फॉर डैट रीजन्स, फॉर दोज रीजन्स। अब आपको ये पता है कि हाँ जोमेटो प्रॉफिट में आ गया है, पर ब्लिंकिट जो प्रोडक्ट्स बेचता है MRP बेस्ड, अब वो MRP बेस्ड, जैसे सपोज करो कि 30 रुपीज़ का बिस्किट है, बाई चांस आप कोई दुकान में गए, आपको वहाँ हो सकता है वो 20 रुपीज़ में मिल रहा होगा, पॉसिबल है, बहुत सारी जगहों पे वो 20 रुपीज़ में मिलता है। जैसे मैं डीमार्ट में चले जाऊँ, इट इज़ चीपर। हाँ, बहुत सारे देते हैं, बहुत सारे आप जाओ देते हैं। मैं छोटी दुकान में भी बोल रहा हूँ कि देते हैं, MRP के नीचे बहुत सारे लोग देते हैं ऐसे। चलो बिस्किट एक गलत एग्जाम्पल हो गया मेरा देना। चलिए मैं एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक पाँव में सपोर्टर लगता है, नी सपोर्टर, जिम वगैरह में यूज़ होता है। ये नी सपोर्टर्स पे एक MRP लिखा होता है, लेट्स से 1000। आप कभी किसी दुकान में जाएंगे तो आपको 1000 में कभी नहीं मिलेगा, 200-300 में ही मिलेगा। पटाखे ले लो ना एकदम, पटाखे, हाँ बहुत बढ़िया, अभी तो दिवाली गया तो दिवाली में हम पटाखे की बात करते हैं। MRP 1300 130 में। पर अगर आप ब्लिंकिट में यही चीज खरीदने जाओगे, खैर पटाखे नहीं मिलते, एक्सप्लोसिव्स अलाउड नहीं उनको, एक जनरल आप लेके चलो, ब्लिंकिट में 1300 का 800 दिख रहा होगा, वो भी इन्फ्लेट करके बेच रहा है। हाँ हाँ, बराबर। अब मुद्दा क्या है, हम ये जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी तो लॉस में है, चलो अपन स्विगी की बात करते हैं, लॉस में है,
फिर भी आज बिजनेस क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा, हम ये मान तो रहे हैं, अज्यूम तो कर रहे हैं, अश्योरिटी कोई नहीं दे रहा है, एक्सपेक्टेड है, पर वो जमीन है, जमीन पे फैक्ट्री खड़ी है, फैक्ट्री के से हमको प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो हमारा एसेट है। तो इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो एसेट होगा। तो एसेट का डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। ठीक, कीवर्ड इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। ठीक, a resource is recognized as asset need not have फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस होना जरूरी नहीं है। किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया, पेटेंट्स, इनटेंजिबल एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। और भी कई तरह के एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डेटर्स। डेटर्स, डेटर से मेरे बुक्स में डेटर दिख रहा है, मेरे को 1 लाख रुपए लेना है, उसका फिजिकल सब्सटेंस क्या है? भाई आप बोलोगे सर वो इंसान दिख रहा है, अरे वो इंसान की वैल्यू थोड़ी लिखी है आपने, उससे पैसा लेने की वैल्यू लिखी है आपने, तो वो तो नहीं दिख रहा ना। तो दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल, फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है पर एसेट तो है मेरा, रिसीवेबल है। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हाँ दिखना जरूरी नहीं, फिजिकल सब्सटेंस होना जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए कंट्रोल। ये वर्ड हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जब पढ़ेंगे पीपी तो वहाँ नहीं पढ़ेंगे, पर ये यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल होना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक फैक्ट्री है, मैं बना देता हूँ चार्ट, और इसके बाद यहाँ पे अपन लोग एंड कर देंगे एक बार का। ठीक है, ये फैक्ट्री है, ये रोड है, ये फैक्ट्री इस रोड से इतना दूर है। यहाँ की जो ज़मीन है लेट्स से वो डिफेंस की है। तो अब आपको कोई भी सामान यहाँ फैक्ट्री तक लाना है, आपको रास्ता चाहिए। आप डिफेंस वालों को जाके बोलोगे सर प्लीज़ हमको रास्ता बना, हमको जगह दे दे, डिफेंस मना कर देगा, तो उनको राइट ही नहीं है बेचने के। तो डिफेंस को आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर एटलीस्ट मेरे को रोड बना देना। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक अपना प्राइवेट रोड बना दिया। ठीक, ये ज़मीन किसकी है और ये रोड किसका है? आपका तो हो ही नहीं सकता। जब ज़मीन ही डिफेंस की है तो रोड भी होनी का, आपने सिर्फ बनाया है। अब डिफेंस चाहे तो इस रोड को तोड़ सकता है क्या? तोड़ सकता है। चाहे तो कोई और आपके अलावा इस रोड को यूज कर सकता है क्या? कर सकता है। तो आपका कंट्रोल है क्या इस पे? नहीं। क्या ये आपके लिए एसेट है? कैसे बोल सकते हो कि आपके लिए एसेट है? फ्यूल बचेगा? अरे नहीं 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 नहीं, आपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का पॉइंट बोल दिया, पर एसेट का डेफिनेशन खत्म कहाँ हुआ अभी? एसेट के डेफिनेशन में बोला आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, हाँ, उसका फिजिकल सब्सटेंस हो या नहीं हो। हाँ पर सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको 3 पॉइंट की बात करो ना। पहला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या? आपने बोला हाँ। फिजिकल सब्सटेंस है या नहीं है हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फिजिकल सब्सटेंस है। तीसरा आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है तो आपका एसेट कैसे होगा? ये आपका एसेट नहीं है। पॉइंट समझा? कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं क्या करूं इसका? मैं एसेट नहीं दिखा सकता, मैं एक्सपेंस ऑफ कर दूंगा। ठीक, हम एसेट के डेफिनेशन के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, a resource cannot be recognized as an asset if control is not sufficient। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर वो एसेट को अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे एम्प्लॉइज को लेके, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्यूज कैनाल, हाँ वो भी एसेट हो गया ना कुछ कंट्रीज के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं शिप्स से। अब वो स्यूज कैनाल जिस कंट्री के अंदर आता है वो लोग एसेट दिखाएंगे, जिस कंट्री के अंदर आता है, जिस कंट्री के पास अधिकार है, तो अब वो वाटर राइट्स की कहानी होगी। पर ठीक है, हम कंट्रोल को अभी कंटिन्यू करेंगे, बहुत कुछ बचा है इसमें, जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ, अभी एसेट का डेफिनेशन है, फिर इक्विटी है, सब कुछ है। मुझे लगा था आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है, पर अपन कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट आप एकदम अच्छे से समझ गए ना? अरे ये मतलब मैं इसमें इतने सारे प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि आप बोलोगे कि सर बोले मतलब इतनी चीजें होती है। मैं गाइडेंस नोट्स दिखाऊंगा जहाँ पे, ये तो छोटा सा है, एक छोटा सा नोट पे एंड करता हूँ। रेलवे की जमीन है, उसके ऊपर से वायर्स जा रहे हैं। वायर क्या? इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब वो इलेक्ट्रिकल वायर्स को मैं मेरे बुक्स में एसेट दिखा सकता हूँ या नहीं, यहाँ तक के सवाल आएंगे। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। जमीन तो रेलवे की है, नहीं जमीन, गाइडेंस नोट्स तो है, पूछने को कभी भी पूछ सकते हो। गाइडेंस नोट अगर है तो आपको पूछा भी जा सकता है। हम वो भी क्या जीवोलॉजी से पूछते थे फाउंडेशन में, रेवेन्यू और क्या नाम था उसका, मुझे याद भी नहीं। बहुत कुछ आएगा। ये क्या होता है, जब जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम होती है ना, वो सवाल पूछते हैं। आईटीएफजी करके बॉडी है इनकी, वो लोग उस पर गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस पे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कैपिटल और रेवेन्यू, कुछ भी कुछ उल्टा सीधा पूछते रहते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू पे ना अपन अभी पढ़ेंगे ना, अभी कैपिटल का भी डेफिनेशन पढ़ना है, रेवेन्यू 5 है ना।
अपने को टोटल 5 डेफिनेशंस पढ़ने हैं। रेवेन्यू यानी इनकम आ गया, कैपिटल आ गया आपका इक्विटी, सब पढ़ने वाले ना। अच्छा कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बातें अभी नहीं करेंगे अपन, वो तो आपका पहले हो गया था। हाँ वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। कैपिटल है या इनकम है ये जरूर पढ़ेंगे। बराबर बराबर। तो चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अभी ये स्टॉप और बच्चे आएंगे ना? नहीं अभी आइडिया नहीं है मुझे, एक मिनट रुक जाइए, इसको बंद तो करूँ। नहीं वो तो आपको पट्टी करना पड़ेगा। वो हो रहा है दूसरे